नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट के लिए अच्छा दिन अगर आप देखें और हम थोड़ा सा इंडिया को भी चीयर करेंगे और इसीलिए आज थोड़ा सा हम आपको इंडियन यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे। जी हाँ, इंडियन क्रिकेट यूनिफॉर्म में, और सपोर्ट करेंगे टीम इंडिया को ताकि फाइनल जीत कर आएँ और बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीत कर एक अपना परचम लहरा सकें। जैसा मैं कह रहा हूँ, मार्केट के लिए अच्छा दिन रहा। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नए सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने किसी चैनल को दिया पहला इंटरव्यू। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, पारदर्शिता और निवेशकों के हित हैं सबसे बड़ी प्राथमिकता। मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट में बोले, रिटेल के साथ विदेशी निवेश भी हैं बाजार का अहम हिस्सा, उनके सुझावों पर करेंगे गौर। We at SEBI are conscious about the need to create conducive environment to attract foreign capital. We will be happy to engage with FPI and AIF industry participants to address their difficulties. 2 दिन की तेजी के बाद आज सुस्त मूड में बाजार सुबह 170 अंकों के दायरे में कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी नरमी, एडवांस्ड क्राइम रेशियो लेकिन अभी भी बेहतर। बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगातार तीसरे दिन जोरदार तेजी, शेयर आज 3% से ज्यादा उछला। मैक्वेरी की बुलिश रिपोर्ट ने भरा जोश, दिए रेटिंग अपग्रेड के साथ 1500 के टारगेट। आईटी शेयरों ने बनाया आज दबाव। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1% फिसला, ओरेकल में करीब 3% की गिरावट। साथ ही इंफोसिस, एलटीआईएम, इंफोसिस और एक्सेल टेक के भी नीचे। साथ ही रियल्टी और पीएसयूज में दबाव कायम। डिफेंस शेयरों में जोरदार तेजी, 6% उछले। भारत डायनामिक्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर, साथ ही मिधानी, मझगांव डॉक, बीएमएल और कोचिन शिपयार्ड में भी 3 से 4% की बढ़त। आज का ये जो गैप डाउन है ना आशीष, ये निफ्टी के लिए एक टेस्ट होगा। ये निफ्टी के लिए टेस्ट होगा और 22,400 से 22,450 ये एक जोन है जो हमारे लिए अपसाइड पर रेजिस्टेंस था। अगर यहाँ पर रिकवरी मिल गई तो मुझे लग रहा है कि फिर तेजी भी शानदार होगी। इस गैप डाउन में अगर आप बच गए 22,400 450 में, तो आप उल्टा और ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप एक बार 22,675 तक जा सकते हैं। जस्ट बिकॉज यूएस मार्केट गिरा, मत घबराएं उससे। 22,450 से 22,500 के एक जोन में बाय करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 22,400 का। कल का हाई अगर क्रॉस हुआ तो फिर आप और लॉन्ग जोड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फिर इस बाजार का टेक्सचर आपको कंफर्म होगा कि बाय ऑन डिप्स का बन गया। मार्केट ने एक ट्रेड आपको दे दी है ऑलरेडी, 22,464 का लो लगाकर अब आप 22,570 पर। और ये देखिए, ये आज की जो अप्रोच थी सुबह की, वीरो एक चीज मैं कहूंगा, आज मार्केट ने उसको बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा। मार्केट ने उस लॉजिक को रिस्पेक्ट करा कि अभी का ट्रेंड जो है वो बाय ऑन डिप्स का है, और अगर आपने उस डिप में ऐड किया है तो मार्केट ने एक बार के लिए तो आपको 100 पॉइंट कमा कर दे दी। ये देखिए, मार्केट ने आज एक अच्छी ट्रेड दी आपको। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई, फिर ऊपरी लेवल से कोलैप्स भी हुए, लेकिन अब फिर वापस एक रिकवरी आ रही है। लेकिन मैं मार्केट की बात करूंगा, पहले मैं दिखाऊंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जब रिलायंस इस तरीके से चलता है तो वो फिर मार्केट को सपोर्ट करता है। आज सुबह का बिग स्टॉक था रिलायंस, क्योंकि जिस तरीके से वो मैक्वेरी की रिपोर्ट आई थी, बैक टू बैक रिपोर्ट्स के बाद लग रहा था कि कुछ यहाँ पर, पिछली बार भी 1200 पे बॉटम बना था रिलायंस में, इस बार भी 1200 पे बॉटम बना, और एक रिलायंस ने इस तेज़ी को लीड किया। सबसे इंपॉर्टेंट आज मार्केट के लिए यही था। अब बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। देखिए, अब एक चीज़ जो क्लियर हो गई है कि यूएस मार्केट की गिरावट से आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक 22,400 के ऊपर हैं हम, श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून, जब तक हम 22,400 के ऊपर हैं तब तक हर गिरावट में आपको खरीदारी करने की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी में अभी भी भरोसा नहीं है, सुबह भी ये बात हुई थी, बैंक निफ्टी में भरोसा नहीं है। और एक चीज़, एडवांस डिक्लाइन अच्छा है। मिड कैप इंडेक्स देखकर ये मत सोचिए कि मार्केट ब्रेथ खराब है। मिड कैप इंडेक्स भले नीचे है वो, लेकिन वो थोड़ा बहुत आपको धोखा दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा, और टीम इंडिया के लिए भी चीयर करेंगे हम, मैच की भी बात करेंगे और मार्केट की भी बात करेंगे। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल Afternoon, हफ्ते का अनुज। आखिरी कारोबारी दिन और थोड़ा तो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है बाजार में। अभी निफ्टी देखिए 8 अंकों की गिरावट के साथ ही काम कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज के सत्र में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मिड कैप जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे वहाँ पे थोड़ी नरमी आई, लेकिन ब्रेथ अच्छी है। सवाल यहाँ से ये कर सर कि जो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है, अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, टेक्सचर क्या लग रहा है, क्या स्ट्रेंथ नजर आ रही है अब मार्केट में? स्ट्रेंथ तो है मार्केट में। देखिए श्रेया, और मैं एक चीज़ बताऊँ ना, इस मार्केट में अगर आपको ना एक ट्रेड मिल जाए ना, उतना काफ़ी है। आई थिंक मैं अभी एक इवेंट में गया हुआ था, वहाँ मैं कुछ लोगों से मिला था, उन सबसे बात कर रहा था और सब मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि जो मेरी आज सुबह की जो अप्रोच थी, क्या ये अब आगे भी कंटिन्यू करेगी। बहुत कुछ स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सुबह की गिरावट में एक आपको खरीदारी करनी थी, वो अप्रोच काम कर गई। अब वो सपोर्ट है आपके लिए 22,450 से 22,500 का, इसमें आपको लेना है। और बड़ा सपोर्ट है 22,400 से 22,450 का। 22,400 का अब आपको स्टॉप लॉस लगा देना सिस्टम में। 22,400 के नीचे बंद होगा, मैं खुद सबसे पहले कहूँगा कि बस अब आप बाहर निकल जाइए। अब वापस शायद डाउन ट्रेंड शुरू हो गया मार्केट में। नई मंदी के बारे में अब हम 22,400 के नीचे ही सोचेंगे। 22,400 के ऊपर जब तक हैं, हर डिप पर बाय करें, ये एक अप्रोच होगी। आपका स्टॉप लॉस कितना है यहाँ से? 100 पॉइंट, 125 पॉइंट मिलने को आपको आराम से यहाँ 400-500 पॉइंट मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पे मैं अभी भी अवॉइड ही कहूँगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी चलने को तैयार नहीं है। और बैंक निफ्टी देखिए, हर रैली बैंक निफ्टी में फेल हो रही है, हर रैली। आज भी एक रैली हुई बैंक निफ्टी में, फेल हो गई। हम डील हो गए काफ़ी करीब हैं। अच्छी खबर पे बैंक निफ्टी नहीं चल रहा, ये मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। कुछ समय के लिए निफ्टी बैंक को छोड़ दें। 48,800 ये वो लक्ष्मण रेखा है, उसको अगर आपने क्रॉस किया, वहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट बनेगा। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन है? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक अनुज, सारा का सारा जो अट्रैक्शन है ना, वो रिलायंस ने गैदर कर लिया है। मेरे ख्याल से अगर मैं रिलायंस की बात ना करूं तो बेमानी होगा, लेकिन करूं तो फिर रिपीटेशन हो जाएगा। बट रिलायंस ओवरऑल स्टैट्स में चार्टिकली और स्पेशली मोर स्पेशली अनुज, क्योंकि ये एक हफ्ते का अंत है, सप्ताह अंत है, रिलायंस बाकी सब छोड़ देते हैं। सिर्फ इतना क्या कहना चाहता हूँ कि अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इस प्राइस के साथ फिर रीगेन करके जा रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट, आई थिंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अनुज सिर्फ उन स्टॉक्स पे है जहां पे थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ रही है। फॉर इंस्टेंस कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, लुक एट कैम्स, करीब करीब 3357 पे आके पहली बार पोस्ट जैन 3 ये अपने 20 डेमा को अप्रोच करता हुआ। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स पे एक शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, कैम्स उसमें सबसे ऊपर है, आज 20 डेमा को स्ट्राइक करता हुआ। सो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3305 के ऊपर, 3320 के ऊपर परसिस्ट करे तो शायद ये स्ट्रेंथ और या फिर शॉर्ट कवरिंग जो है वो कुछ थोड़ा सा और खींचेगी। थोड़ा स्केप्टिकल है, बट स्टिल आई थिंक मतलब थोड़ा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी कंसिडरिंग एसआरएफ को रिपीट नहीं करूंगा, बट एसआरएफ का के साथ केमिकल बास्केट में एक स्क्रिप्ट जो कि थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही है वो है यूपीएल। यूपीएल ने पिछले 3 दिन में एक रिवर्सल दिया लोअर ट्रेजेक्ट्री से, -20 डिमा की ट्रेजेक्ट्री से। कल क्लोज हालांकि इतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल वो क्लोज 20 डिमा के ऊपर था। अब 636.80 पर, याद रखिएगा, एक टिपिकल फ्लैग की डेफिनेशंस को पूरा करता हुआ यूपीएल। और एक स्टॉक और रखूंगा जो कि आज सडनली आई थिंक अपीयर हो रहा है, पर अभी तक आई मीन ऑप्शंस वाइज, फ्यूचर्स वाइज ठीक है, लेकिन टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं। लेकिन नजर रखिएगा, दैट्स इंश्योरेंस स्पेस, एचडीएफसी लाइफ, कमिंग आउट ऑफ दिस लोअर ट्रेजेक्ट्रीज 6495, 624.95। ये अगर इस ट्रेजेक्ट्री को पार करे 630, 635 की, तब शायद कोई अच्छा सा मूव नजर आए। बाकी अनुज, रिलायंस के सिवा मेरे ख्याल से अभी बहुत कुछ कहने को नहीं है। पर अनुज, ये बैंक निफ्टी दिक्कत का सबब 48,416, नॉट अ सिंगल स्टॉक फ्यूचर। पहले तो सिर्फ हम एचडीएफसी बैंक तक बात करते थे, आज एक भी स्टॉक फ्यूचर विद इन निफ्टी बैंक एक लीडरशिप लेने को तैयार नहीं है। वीरो, ये वो जो हाँ वो जो कहावत थी ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वो बैंक निफ्टी पर एप्लीकेबल है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, बैंक निफ्टी में अब देखिए आज भी रैली हुई, वो फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सेलर फॉर सम रीज़न एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को बेचने आ जाता है। तो एक हम उस विशेष सर्कल में फंस गए हैं। अब कोई लेना ही नहीं चाहता बैंक निफ्टी, कहते छोड़ो ना यार, अभी ज़रूरत क्या है, बाकी जगह काम हो रहा है ना, निफ्टी में काम हो रहा है, रिलायंस में काम हो रहा है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में काम हो रहा है, क्यों बेकार में पैसा डालना, क्यों एग्जिट देनी है एफआईएस को। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस साल 2025 में, और ये मेरी एक बोल्ड कॉल होगी, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस साल 2025 में अगर मार्केट की रैली को कोई लीड करेगा तो बैंक निफ्टी होगा।
क्योंकि अगर इकोनॉमी में सुधार आएगा, अर्निंग्स में सुधार आएगा, तो उसका सबसे सीधा रिफ्लेक्शन बैंक निफ्टी पर होगा, बैंकों पर होगा। और लार्ज बैंक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी बैंक हो, काफ़ी स्टॉक्स तो अब जो रैली की शुरुआत हुई थी ना, उन वैल्यूएशंस पर पहुंच गए हैं। उनसे ऊपर अभी भी हैं, लेकिन अर्निंग्स उनके मुकाबले कहीं ऊपर हैं। तो इसके लिए, लेकिन आपकी बात सही है, अभी चलने को तैयार नहीं है बैंक निफ्टी। अभी ये मौके दे रहा है सिर्फ एक इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे करके एकोमोडेट करने का। चलिए श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम के लिए। श्रेया जी सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, लेकिन मुझे लगा कि वीरेंद्र जी रिलायंस पे और बात करेंगे। सर मैं ही आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। रिलायंस एक ऐसा स्टॉक, जुलाई 8 को इसने 1608 का हाई बनाया था, वहाँ से करीब ये 25% करेक्ट हो चुका है। इनफैक्ट कल भी मैंने ब्रोकरेज रिपोर्ट बताई थी, कोटक इंस्टीट्यूशनल उस पर बुलिश है, जेफरीज बुलिश, आज मैक्यूरी की रिपोर्ट आई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। पिछले 3 दिनों में रिलायंस में स्ट्रेंथ है, लेकिन ये स्ट्रेंथ कितनी टिकाऊ लग रही है सर? एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से कि रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो, आपको कोई पोजीशन बनानी हो, तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। लेकिन आपकी क्या राय है सर? अभी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, जिनके पास है वो क्या करे? फ्रेश बाइंग की सलाह होगी, क्या करना चाहिए? देखिए, फ्रेश बाइंग की सलाह तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारी ग्रुप कंपनी है। लेकिन आज सुबह हमने इसको बिग स्टॉक्स में हाईलाइट किया था और ये बात हुई थी। शायद ये स्टोरी पहले भी प्ले आउट हुई थी। पिछली बार भी जब हम 1180-1200 पे गए थे, आई थिंक तब तो 1180 पे नहीं गए थे, 1200 से बाउंस बैक आ गया था। तब भी इस तरीके के हमने बाउंस बैक देखा था। और अगर 3-4 ब्रोकरेजेस लिख रही है ना कि जियो की लिस्टिंग एक ट्रिगर है, जियो की लिस्टिंग एक ट्रिगर है, मे बी मार्केट को कुछ पता है जो हमें नहीं पता है। शायद इन ब्रोकरेज हाउसेस को शायद कुछ हिंट है। तो ये क्लियरली एक आपको, ये एक और रीज़न है कि अब मैं मार्केट पर उतना नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि एक बड़ा स्टॉक जो मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है, जो कैप्टन है बेसिकली आपकी टीम का, वो अब चलने को तैयार है ना? तो इसलिए ये रिलायंस पर मेरा व्यू होगा। चलिए आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात। जी सर, बिल्कुल ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। जिस तरीके से बाजार ने आज रिकवरी दिखाई है थोड़ी, तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ ही की जाएगी। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आएंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स, कहाँ एक्शन देखने को मिला। रिलायंस इस लिस्ट में सबसे आगे 3.5% चढ़कर ये अभी कारोबार कर रहा है। नेस्ले इंडिया देखिए इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा ऊपर, लगभग 2.25% की तेज़ी यहाँ पे। BEL, इनफैक्ट आप पूरे डिफेंस स्टॉक्स को देखें तो वहाँ तेज़ी है, 1.25% से ज़्यादा तेज़ होकर कारोबार कर रहा है। ब्रिटानिया में भी आज खरीदारी हमें देखने को मिली और ये भी 1.25% से ज़्यादा उछलकर कारोबार करता नजर आया। इनफैक्ट आप देखें तो रेलवे पैक के कुछ स्टॉक्स में आपको अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिलेगी। टीटागढ़ रेल देखिए लगभग 5% उछल गया। IRFC में खरीदारी देखने को मिली 2.5% के करीब। अपोलो टायर्स इस लिस्ट में शामिल, 2.25% के करीब यहाँ पे तेजी। और अडानी टोटल गैस भी 2.25% उछलकर कारोबार कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर तगड़ा डेंट पड़ता नजर आया आज के सत्र में। इंडसइंड बैंक इस लिस्ट में सबसे ज्यादा ऊपर है, 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। NTPC देखिए ये भी गिरावट का शिकार हुआ, 2.5% से ज्यादा। श्रीराम फाइनेंस जो लगातार तेज था, आज यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 2.5%। इन्फोसिस 2% से ज्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। IT पैक आज लाल निशान पे था, लेकिन जाते जाते ग्रीन भी कारोबार कर रहा है अभी। महानगर गैस देखिए यहाँ पे 3.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। कल्याण ज्वेलर्स से भी आज नहीं हो पाया, 3.5% से ज्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है। ओरेकल फाइनेंस 3.5% की गिरावट का शिकार ये भी बना। जोमैटो जिसमें कल तेजी हमें देखने को मिल रही थी, आज लगभग 3% गिरकर कारोबार करता नजर आया है। तो फिलहाल ये आपके सामने कुछ ऐसे स्टॉक्स। अब चलते हैं हम कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट नीरज दीवान जी मौजूद होंगे। आज वुमेंस डे के मौके पर आज शो में महिला टेक्निकल एनालिस्ट सबसे ज़्यादा हैं, तो हमारे साथ है रचना वैद्य, सोनी पटनायक, स्नेहा सेठ और क्वांटसैप के प्रेसिडेंट टीना गेडिया जी, साथ ही प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते भी अपनी शानदार कॉल्स देंगे। 2:20 पर यतिन बताएंगे रिलायंस में तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं। साथ ही 2:25 पर सेबी चेयरमैन के सबसे बड़ी इंटरव्यू को भी हम देखेंगे। साथ ही 2:35 पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले पर खास चर्चा होगी। 2:30 बजे सुदर्शन बताएंगे आपको क्यों पिछड़ रहे हैं बजाज ऑटो और हीरो मोटो। साथ ही 2:50 पर निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO राहुल अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किस शेयर्स पे फोकस है। 3:10 पर अनुसर से कल के लिए स्ट्रैटेजी लेंगे। उसके बाद BTST STBT कॉल्स। चलिए पैनल तैयार है हमारा और एक एक करके ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। जैसे श्रेया ने कहा, आज हम विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पैनल में ज़्यादा विमेन आपको दिखाई देंगी। उन्हीं में से शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून रचना जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आज बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा अभी इस वक्त के लिए
That would be a short trade in IndusInd Bank. IndusInd Bank में आज काफी वीकनेस बनी हुई है और यहाँ पे मेरे हिसाब से 940 के करीब है हम। अगर हम 950 के नीचे रहते हैं तो दिस काउंटर कैन गो टुवर्ड्स 920। तो 920 के टारगेट के लिए 940 के 50 के एसएल के साथ इसको शॉर्ट करेंगे। ओके 939 पर बैंकिंग जिसकी बात हो भी रही है, कन्विक्शन नहीं है, हार साइड पे स्टैंड नहीं कर पा रहा है, फर्म नहीं है, तो यहाँ पे एक सेल कॉल है इंडसइंड बैंक में। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा जानना चाहूंगी। मेरा बाई रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो मेन पैरामीटर्स, एक है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 1200 की पुट में बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट है, वो उसके नीचे नहीं ब्रेक करता है, उसको सस्टेन नहीं करता है। 1200 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। सो आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल लग रहा है। 1200 की सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 1240, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 1260 65 लेवल्स भी नजर आ सकती है। ठीक है, ऐसे बैंक में खरीदारी की राय सोनू जी की तरफ से आते हुई टीना गडोडिया जी, वेरी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपके पिक आज के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, और आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मेरा पहला पिक रहेगा कोलगेट पामोलिव पे। सो कोलगेट पामोलिव का लास्ट 3 हफ्ते का अगर हम डेटा देखें तो वो बहुत ही एक अक्यूमुलेशन पैटर्न बना रहा है। स्टॉक एक लोअर बेस पे है और इधर से एक अच्छी खासी कवरिंग या फिर लॉन्ग बिल्टअप हो सकता है जो कि 2600 से 2650 के तक लेके जा सकता है। तो इधर मैं एक लॉन्ग कॉल ऑप्शन रिकमेंड करूंगी। 2500 का कॉल ऑप्शन करीब 46 से 47 के रेंज में बाय करना है। टारगेट इसका रहेगा 100 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 20 रुपए का। ओके चलिए अब गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर गुड आफ्टरनून। गाबा सर आपके पिक? गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है श्रीराम फाइनेंस। यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा एग्जॉशन है, वीकनेस नहीं है, एग्जॉशन है। ट्रेड करा है 629 के आसपास, स्टॉप होगा करीब 635 का, ज्यादा नहीं है। डाउनसाइड पॉसिबल है कि 620 615 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। श्रीराम फाइनेंस। ओके श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल है। आज श्रीराम में अनवाइंडिंग है सुबह से, अगर आप देखें प्रॉफिट टेकिंग मोड में है ये। नीरज दीवान हमारे साथ इस बीच मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हैं। नीरज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक अच्छा पुल बैक 22,000 की ट्रेजेक्ट्री से पूरे मार्केट में बाइंग अच्छी है। पहले तो आपकी कॉल और थोड़ा सा बैंक्स का कंट्रीब्यूशन ना आना, ये आपको खल रहा है क्या? या गुड आफ्टरनून। 22,000 से एक अच्छी हमको यहाँ से बेस बनाया मार्केट ने, जो लगता है कि ये जो 21,800-2200 का रेंज है, आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेंज है। अगर आप मार्केट को 5 साल के हिसाब से 15% रिटर्न के हिसाब से भी देखें, 2020 में जो कोविड से पहले था हमारा लेवल, उससे अगर आप देखें, अगर अब 1 साल निकाल भी दें कोविड का, तो मार्केट 22,000 के आसपास ही बनता है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिली थी। और जैसा आपने बैंक्स का पूछा, आई थिंक मुझे तो लगता है कि अभी बिकॉज बहुत सारे लोग बैंक्स में पॉजिटिव हैं, सभी बोलते हैं फाइनेंशियल एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहना चाहिए इस साल के लिए। मेरा भी यही मानना है। मुझे लगता है कि अभी जरूर कंसोलिडेशन हो रही है, आज बैंक्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, पर आई थिंक जैसा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चल रहा है, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो रही है, मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन पिकअप करेगी बहुत प्रोजेक्ट की, तो डिमांड भी काफ़ी आएगी कैपिटल की बैंक्स को, और इंटरेस्ट रेट्स भी आगे चलते हुए 1-2 बार इस साल में और भी कम हो सकते हैं। तो मेरा तो मानना है कि बैंक्स अच्छा करेंगे आगे चलते हुए। तो आई थिंक ये जो अभी मिल रहा है, थोड़ी सी करेक्शन होती है, तो ये अपॉर्चुनिटी है बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मेरा एक्चुअली पिक भी बैंक से ही है। मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक जैसे बैंक में आगे चलते हुए इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, डिमांड इंप्रूव हो सकती है, बुक्स काफ़ी इनकी अच्छी हो गई हैं। इवन स्टेट बैंक को छोड़ के अगर आप नीचे आ जाएं, पीएनबी भी देखें, तो वो उसके लास्ट 2 क्वार्टर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उनकी रिकवरीज भी हो रही हैं और बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। तो पीएनबी आई थिंक एक इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई थिंक इसको 1-1.5 साल का व्यू लेना है तो इसको यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो बैंकिंग क्षेत्र से पंजाब नेशनल बैंक पसंद आ रहा है नीरज जी को, और गिरावट में खरीदारी की राय है फिलहाल। स्नेहा सेठ जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्नेहा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आपने क्या पिक किया है आज के सत्र के लिए? आज के लिए मेरा पिक रहेगा एनएमडीसी। अगर आप ये काउंटर देखें तो लास्ट 3 दिनों से काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हम फ्यूचर सेगमेंट में लॉन्ग पोजीशंस भी बनते हुए दिख रहे हैं। इट्स बीन थर्ड मंथ जहां पे ये काउंटर एक रेंज में रहा है। अपसाइड में 68 के आसपास एक हर्डल है और ऑन दी लोअर साइड एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है अराउंड 60-61 के आसपास। तो मेरा मानना है कि ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा। अगर 68 के ऊपर जाता है तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बेस्ड बाइंग आ सकता है इस काउंटर में। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है। 65 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है और अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 74। ठीक है, एनएमडीसी मार्च के फ्यूचर में खरीदारी की राय है फिलहाल। स्नेहा जी को पसंद आ रहा है एनएमडीसी। एक बार निफ्टी देखिए, यहाँ पे देखिए रिकवरी की फिर से कोशिश, और 22,633 का हाई इसका आज के सत्र में, और 22,559 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। अनुज सर, क्या लगे जिस तरीके से वोलेटिलिटी आज के सत्र में भी देखने को मिली है निफ्टी में स्पेशली, क्या डे हाई को क्रॉस कर पाएगा? अभी भी 1 घंटा बाकी है। हाँ देखिए, टफ सवाल है ये। मेरे ख्याल से मार्केट अब उस लेवल पर आ रहा है जहाँ पर अब आपको फ्रेश लॉन्ग तभी लेना है जब या तो अब आप इस 20 डेमो को क्रॉस कर लें, या फिर जैसे सुबह आपको डिप मिली या दोपहर को आपको डिप मिली, उस सपोर्ट लेवल में आपको मिल जाए 22,450 के आसपास मिल जाए आपको, या तो आप तब लें, या 22,670 के ऊपर निकलने लगे तब लें। एग्जिस्टिंग लॉन्ग में अगर आप हैं, जो हमने 3 दिन से बात करी हुई है, उसमें आप बने रहें, और उसमें अब आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लें। अब आज का लो ना आपके लिए एक नया स्टॉप लॉस हो गया 22,464 का। जिस भी लेवल से आप इस मार्केट में हैं, अब 22,464 जो है वो आपका यहाँ से स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ से करीब 100 पॉइंट नीचे। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ श्रेया, क्योंकि यहाँ से ना एक बार के लिए मुझे लग रहा है 22,670 पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि वहाँ पर 20 डेम है। तो रिस्क रिवॉर्ड अब यहाँ पे सिर्फ 1:1 का है। आप यहाँ पर अगर लेते हैं तो लोअर साइड पर हम 22,450 460 की बात कर रहे हैं, अपर साइड पर 22,670 680 की बात कर रहे हैं, तो एकदम मिडिल पॉइंट में है। तो अब सिर्फ जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको आपको संभालने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। या फिर आप ना 1-2 चीज़ें और कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप ना नया सेक्टर चूज़ करने की कोशिश करिए। आई थिंक साइन मिल रहा है मुझे एफएमसीजी में। एफएमसीजी में मुझे लग रहा है कि अब आप परसों भी ऑलमोस्ट हमने इस तरीके का मूव देखा था, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई थी, उसके बाद आईटीसी कोलैप्स हो गया था। लेकिन अब जिस तरीके से एफएमसीजी में मूव बन रहे हैं ना, ये अपना वीकली हाई निकालने की तैयारी कर रहा है। अगर वीकली हाई इसने निकाला, आप देखिए नेस्ले का स्टॉक देखिए, ब्रिटानिया का स्टॉक देखिए, आई थिंक टाटा कंज्यूमर देखिए, आई थिंक ये एक पॉकेट हो सकती है जो अब आपको यहाँ से लीड कर सकती है। मेरी जो थ्योरी है वो यही है कि मार्केट में अब एक बार के लिए सेल यूएस बाय इमर्जिंग मार्केट, ये ट्रेड प्ले आउट होगी। इनफैक्ट अब अगर अगले दिन आप उठकर देखें कि डाउ जोन्स और नैस्डैक बहुत ऊपर है, तो उससे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उससे थोड़ा नर्वस हो जाएं। और अगर देखें कि यूएस मार्केट एक्चुअली डाउन है तो बल्कि खुश हो जाएं, तो फिर वो क्योंकि एक साइन देगा आपको। और एक और इंडेक्स जो अब आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है वो है डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखें। अब हम 110 से कंप्लीट कोलैप्स होकर 104 पर आ गए, और 104 के भी नीचे आ गए। अब तो हम 103.79 पर आ गए। आज अगर बाई चांस, अभी बाई चांस की बात करूँ, आज अगर बाई चांस एफआई का कैश मार्केट में बाय नंबर आ गया तो मुझे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमने 3 दिन से देखा कि एफआई की सेलिंग रिड्यूस हो रही है। आज जिस तरीके से कुछ लार्ज कैप्स का बिहेवियर रहा है, एक्सेप्ट आईसीआईसीआई बैंक, अब तो इवन एचडीएफसी बैंक भी ठीक ठाक है, अब जिस तरीके से कुछ लार्ज कैप का बिहेवियर रहा है, मुझे हैरानी नहीं होगी आज अगर एफआई का नंबर थोड़ा डिसेंट हो। बाकी तो क्या जब शाम को नंबर आएगा पता चलेगा। बाकी तो ऐसे कुछ सेक्टर्स पर आप फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल, सेक्टर्स आपने बताए सर, एफएमसीजी। इनफैक्ट मैं तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी पढ़ रही थी। देखिए आप ब्रिटानिया देख लिए, नेस्ले देखिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। नीरज जी, एफएमसीजी सेक्टर देखें आप, इसमें से कोई ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे आपने एक्सपोजर बढ़ाया हो, आपको पसंद है? एफएमसीजी में 3 स्टॉक्स हैं जो रिकमेंड कर रहे हैं और एक्सपोजर भी बढ़ाया है। एक ब्रिटानिया है जो काफ़ी करेक्ट भी किया है ऊपर के लेवल से और बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे है, तो मेरा इसके अंदर मानना है कि ये 1.5 साल के हिसाब से 6,000 का टारगेट इसका बनता है। इसके अलावा आईटीसी ने काफ़ी क्रिएट किया है। अगर आप आईटीसी होटल की वैल्यू निकाल भी दें, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो गई उसके अंदर, तो आईटीसी उसमें है। और तीसरा है गॉडफ्रे फिलिप्स, अनदर सिगरेट वाला जो स्टॉक है, वहाँ पे भी उनकी काफ़ी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो रही है। और जो उनकी जो वो जो उनका मानना है कि उनका EBITDA
पर सिगरेट जो बनाते हैं वो आगे काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं उसको, और वो इम्प्रूवमेंट लास्ट 1-2 क्वार्टर में देखने को भी मिली है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं, ब्रिटानिया, आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप, जो जिनसे मैंने अपना पोजीशन बढ़ाई भी और रिकमेंड भी किया। ओके, इस बीच जरा मैं दिखाता हूँ आपको एक स्पेस सीमेंट। लुक एट एसीसी एट डे हाई और अंबुजा एट डे हाई। जरा एक एक करके फायर कीजिएगा और ये भी दिखाइएगा कि क्या अल्ट्राटेक सीमेंट में या फिर ग्रेसिम में या फिर क्या है, बाकी सीमेंट्स में तेज़ी है या फिर ये सिर्फ ये अदानी ग्रुप तक सीमित है। अल्ट्राटेक भी इज़ एट डे हाई। सोनी जी, इनफैक्ट मैं देख रहा था अंबुजा को तो खैर मेरे ख्याल से चेस करने का शायद टाइम निकल गया, बट एसीसी एग्जैक्टली अब इस प्राइस पे अपना 20 डे में क्रॉस करता हुआ 1884 पे। कोई स्कोप है इस वक्त सीमेंट में आपको किसी ट्रेड का, सिर्फ क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से? वीरेंद्र जी, कोइंसिडेंटली मैं भी सीमेंट स्पेस को ही अभी जस्ट ट्रैक कर रही थी और एसीसी अंबुजा ही थे मेरे रडार में। मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स में अभी मोमेंटम है। अंबुजा अच्छा रेजिस्टेंस निकाला है 500 के ऊपर, कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 520 जा सकता है। बट अगर हम सिर्फ एसीसी की बात करें, एसीसी में स्कोप थोड़ा बेटर है। यहाँ पे वो अपने 20 डीएमए को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि 1870 एक अच्छा सपोर्ट होल्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 1900 1905 लेवल को अगर क्रॉस करता है तो पोजिशनली टुवर्ड्स 1950 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल लग रहा है। यहाँ पे एक छोटा रिस्क ले सकते हैं 1870 स्टॉप लॉस के लिए, 1940 1950 टारगेट के लिए। सुपर स्विंग सीमेंट में इस वक्त एसीसी और अंबुजा में। खैर, मैं विषय को चेंज करता हूं और बात करता हूं आज के सबसे बड़े न्यूज़ मेकर की। जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने अपना पहला इंटरव्यू सीएनबीसी आवाज़ को दिया है। मनी कंट्रोल के ग्लोबल वेल्थ समिट में उनका स्वागत सीएनबीसी आवाज़ एडिटर अनुज सिंघल ने किया। सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने सीएनबीसी आवाज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि निवेशकों के हितों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे से खास बातचीत की सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। आइए सुनते हैं इस खास बातचीत को। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे चल रहे हैं। भारत में इक्विटी कल्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इक्विटी कल्चर की भूमिका विकसित भारत में और इक्विटी मार्केटिंग रेगुलेटर के तौर पर सेबी की भूमिका को कैसे देखते हैं? सेबी ने जो जैसा काम किया है उसी हिसाब से हम और भी दृढ़ता से काम करेंगे। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए सेबी कुछ संकल्प है। इसके आगे जिस तरीके से बाजार में आप ऐसे समय चेयरमैन बने हैं जब बाजार में गिरावट आ रही है, इसको सेबी रेगुलेटर कैसे देख रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज है? देखिए, रेगुलेटर मार्केट को ऊपर नीचे नहीं करता है, मार्केट अपने हिसाब से ऊपर नीचे होती है। हमें तो ये देखना होता है कि उसकी मार्केट की इंटीग्रिटी बनी रहे। बाकी जो जहाँ तक इन्वेस्टर अवेयरनेस का इशू है कि मार्केट में किस समय करना है, कितना करना है, क्या करना है, उसके लिए तो अवेयरनेस प्रोग्राम बड़े समय से जारी हैं और जारी रहते रहेंगे। सेबी के भी द्वारा भी और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी उसका उन लोगों को समझाते हैं। जो रिस्क लेना है, क्योंकि मार्केट में जहाँ रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ इसका उतार चढ़ाव का डर रहता है और उसको उसके अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एक सवाल मैं अपने दिल से पूछ रहा हूँ, जवाब भी दिल से दीजिएगा। जब आपका नाम सेबी चेयरमैन के तौर पर आया तो मैंने कहा सर तो लंबे समय से पॉलिसी मेकिंग में है, तो सेबी चेयरमैन मार्केट तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है, कैसे संभालें? कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए? ये चैलेंज है और ये चैलेंज हमारे लोगों के साथ हम संभालेंगे। लोगों के साथ संभालें। तो थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू सर। ओके, चलिए, ये थी बातचीत जो हमारी एक्सक्लूसिवली बातचीत हुई लक्ष्मण जी की। और ये देखिए हमारे ग्रुप एडिटर राहुल जोशी जी जब सेबी चीफ आए थे तो उनका स्वागत करते हुए, और पीछे आपको लक्ष्मण जी भी दिखाई देंगे। मैं थोड़ा लेट हो गया था एक्चुअली, मैं बस मेरे ख्याल से तो ये टाइम से पहले आ गए। मैं अपना शो करके सब करके निकला और तब तक वो थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, तो इसके लिए मुझे उनसे मिलने का मौका बाद में मिला, लेकिन फिर भी खैर मिला मुझे मौका। उन्होंने मनी कंट्रोल के ग्लोबल बिजनेस समिट में ये भी कहा कि रिटेल के साथ साथ विदेशी निवेशक भी बाज़ार का एक अहम हिस्सा है और एफपीआई से बात करने में उन्हें खुशी होगी। आइए सुनते हैं उस बाइट को।
Over the last 10 years, Indian companies have raised, on an average, 2.2 trillion rupees per year through equity issuance in the securities market. As we intend to grow in the speed that we are aspiring, we need to have both domestic and foreign capital to support the growth momentum. With strong economic fundamentals and favorable demographics, India is a bright spot for long-term investments. The country has attracted global investments across equities, debt, and private equity spaces over the years. The presence of such long-term foreign capital would further support infrastructure growth, innovation, and entrepreneurship in India. We at SEBI are conscious about the need to create conducive environment to attract foreign capital. We will be happy to engage with FPI and AI industry participants to address their difficulties. सेबी ने जो जैसा काम किया है उसी हिसाब से हम और भी दृढ़ता से काम करेंगे इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए। We at SEBI are conscious about the need to create conducive environment to attract foreign capital. रेगुलेटर मार्केट को ऊपर नीचे नहीं करता है, मार्केट अपने हिसाब से ऊपर नीचे होती है। ये चैलेंज है और ये चैलेंज हमारे लोगों के साथ हम संभालेंगे। ओके तो देखिए सबसे बड़े न्यूज़ मेकर आज आपको नेटवर्क 18 पर दिखाई दिए। अच्छा मैंने ना वहाँ पे बहुत लोगों से फीडबैक भी लिया था और आज जो इवेंट था क्योंकि सुबह सुबह सभी चीफ आ रहे थे इसके लिए एक सब टाइम से पहले आ गए थे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जितने भी उस ग्लोबल समिट में लोग आ रहे थे वो सब हॉल जो है पहले खचाखच भर चुका था क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे सभी चीफ हैं वो और हर कोई चाहता है कि थोड़ा उनके बारे में जाना जाए। जितने भी लोगों से बात की ना कि कैसे लगे आपको नए सेबी चीफ और क्या आपका व्यू है, सब ने एक चीज़ कही कि वी थिंक हिल बी अप्रोचेबल। अब आपको इसको जिस भी तरीके से समझना है समझ लीजिए, लेकिन ये उन्होंने एक बात कही नए सेबी चीफ के लिए और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, दीपम के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। सबसे बड़ा जो IPO था LIC का उसमें उन्होंने काफ़ी काम किया था। एयर इंडिया जैसी एक जो कॉम्प्लेक्स डील थी उसमें उन्होंने काफ़ी काम किया था। और जो चीज़ उन्होंने अच्छी कही ना कि FII से भी बात करने की ज़रूरत है। पूछेंगे हम FII से भाई क्यों नाराज़ हो आप हमसे और उनसे भी बात की जाएगी। आई थिंक ये ज़रूरी है। ये थोड़ा सा कहीं हमारे यहाँ कुछ लोगों के अंदर एरोगेंस आ गई थी कि अब हमें FII की ज़रूरत नहीं है ये वो आई थिंक उससे मार्केट का काफ़ी बेड़ा गर्क हुआ था। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ठीक ठाक होगी। अब सेबी की बात हो रही है ना, मैं बताऊँ नए सेबी चीफ का पहला काम क्या होना चाहिए वैसे। जेंसोल को प्रूव करिए आप एक बार। जेंसोल का चार्ट दिखाइए ज़रा, आज का भी जेंसोल का चार्ट दिखाइए और उसके बाद एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए। और मैं तो पर्सनली उनको बोलूँगा कि ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है रिटेल निवेशकों के लिए, दिखा दीजिए ज़रा जेंसोल का चार्ट मेरे को। ये आज भी 4% नीचे है और इसका एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए ज़रा। एक महीने देखिए यतीन एक महीने में 56% स्टॉक गिर गया। बिल्कुल। और चाहे मैनेजमेंट जो भी आकर बोले क्लियरली निवेशकों को तो पैसा गया ही है ना। और जिस तरीके से जो एक वो रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं अगर वो सही है उसमें दम है अगर तो ये सेबी के भी इन्वेस्टिगेशन का मामला बनता है इसमें। और एक चीज़ अनुज जी मैंने कल मैनेजमेंट को भी पूछने की कोशिश की कि अगर आप पेमेंट्स रेगुलर नहीं दे रहे हैं तो आपको पता होगा और ऑब्वियसली मंथली बेसिस पे आप रेटिंग एजेंसीज को इन्फॉर्म भी करते हो, आपको करना ज़रूरी है। तो जब आप खुद कह रहे हो लिक्विडिटी पोजीशन डिस्टर्ब हो गई और आपकी रेटिंग चेंज नहीं हो रही है तो आपको ये पता था पहली बात। और दूसरी बात इस पीरियड के बीच में प्रमोटर्स ने भी अपना हिस्सा बेचा है। तो ऑब्वियसली आप जो कह रहे हैं कि यहाँ प्रोब होनी चाहिए तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ सकती हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि प्रोब होगी इसमें, बिल्कुल होनी भी चाहिए
और होगी। अगर कुछ गलत नहीं किया तो ठीक है, तो निकल के आएगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ सेबी की प्रोब ज़रूर होनी चाहिए। खैर एनीवे, ये बात हो गई अब सेबी चीफ की। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। आज का टॉप परफॉर्मर रिलायंस इंडस्ट्रीज़, कल से इसमें तेज़ी है, इनफैक्ट 3 दिन से तेज़ी है, 3 दिन में 8% शेयर चला है। एक के बाद एक फॉरेन ब्रोकरेजेस जो हैं वो इस पर बुलिश हो रही हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेजेस। जेफरीज और कोटक के बाद अब मैक्वारी ने भी रिपोर्ट निकाली है बुलिश। यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कहा इस रिपोर्ट में। यतिन बताइए। बिल्कुल, तो ये तीसरा ब्रोकरेज है जो एक बड़े टारगेट के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे अपग्रेड लेके आया है। इनफैक्ट 3-4 साल में पहली बार मैक्वेरी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर को अपग्रेड किया है और उनको लगता है कि आगे 6 से 12 महीने में जो कंपनी के ट्रिगर्स हैं, चाहे वो डीमर्जर हो या अपनी इकाइयों का IPO हो, कहीं ना कहीं निवेशकों को यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता हुआ आपको नज़र पड़ रहा है। इनफैक्ट इनका जो बुल बेयर के सिनेरियो का न्यू वेटेड टारगेट प्राइस है लगभग 1500 रुपये प्रति शेयर, जो इन्होंने पिछले टारगेट के मुकाबले लगभग 15% बढ़ाया है इस रिपोर्ट में। कहीं ना कहीं आगे जाके जो अनलॉकिंग होने वाली है उसके वजह से भी काफ़ी शेयर में तेज़ी बन सकती है, ऐसा काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस का ऑलरेडी मानना है, इंक्लूडिंग मैक्वेरी। सेगमेंट्स कौन से कंट्रीब्यूट करेंगे ये भी समझ लेते हैं। जियो की बात करें तो टेलीकॉम बिजनेस पे सबसे ज़्यादा बुलिश मैक्वेरी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ इनको लगता है कि जो एडिशन है सब्सक्राइबर्स का लगभग 2% की CAGR से होना चाहिए, लेकिन जो आरपू ग्रोथ है वो 10% के CAGR से आपको ग्रो होता हुआ नज़र पड़ेगा अगले 3 सालों में। इसके अलावा जो रिटेल कारोबार है इसकी आप 15% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू साइड पे। और O2C कारोबार में ऑब्वियसली GRM सिंगापुर में सुधरे हैं, 2025 के हाईएस्ट लेवल पे हैं, लेकिन जो गैस प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होने वाली है इसका भी फायदा इस सेगमेंट को होता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये जो 3 मेन बिजनेसेस हैं, यहाँ मैक्वेरी का लगता है काफ़ी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ आनी चाहिए, जिसके कारण इन्होंने आज स्टॉक को अपग्रेड किया है। ओके, बिल्कुल। तो रिलायंस पर एक अपग्रेड आता हुआ यहाँ पर सॉरी राजेश जी, कहाँ तक की जगह दिख रही है इस स्विंग में? कि मुझे लगता है कि रिलायंस का जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस डेली चार्ट पे दिखता है, उसका अगर आप लोएस्ट प्रोजेक्शन भी देखें तो लगता है कि कम से कम 1320 इनिशियली और उसके बाद 1340 तक की जगह बनती है। तो अगर पोजीशन लॉन्ग साइड की किसी की है तो मुझे लगता है उसे कंटिन्यू करना चाहिए। ये कंसोलिडेशन 1250 का है तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। 1225 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। जी अच्छा राजेश जी, आज न जाने किस घपलत में आपका कॉल नहीं हुआ अब तक। आपका कुछ ट्रेड है क्या? देखिए, एक छोटा ट्रेड है अपोलो टायर में, एक मोमेंटम है, तो मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। 414 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है। लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाइए, 410 का स्टॉप लॉस रखिए। इसका जो टारगेट दिखता है वीरेंद्र जी, वो कम से कम रहेगा 425 टू 430। तो मोमेंटम तो है, 10 डे में के ऊपर सस्टेन हो रहा है, अभी 20 डे में को ब्रेकआउट दिया है। आई थिंक अपोलो टायर लुक्स गुड टू मी एट दिस लेवल। राजेश जी, क्या सॉरी मैं मिस कर दिया, क्या बोला आपने? छोटा ट्रेड है? छोटा स्विंग ट्रेड है। दिस इज अ स्मॉल ट्रेड, स्विंग ट्रेड। अच्छा, मैं कहा छोटा ट्रेड, मैं कहा वीरू पहली बार सुना मैंने। वैसे ये अच्छा दिया आपने, सही वो दिया कि चलिए छोटा स्विंग है और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहना है, तो इस वजह से ये ट्रेड किया जा रहा है। दैट इज द पॉइंट। ओके, दैट इज द पॉइंट। मीनवाइल आप निफ्टी को लेकर आइए एक बार जरा। डे हाई पर आने की तैयारी कर रहे हैं वापस, 22,600 के काफ़ी करीब। अब हम 22,593 पर, 22,633 का हाई था। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन वापस देखते हैं, क्योंकि फिर से रिलायंस ऑब्वियसली इसको लीड कर ही रहा है, लेकिन रिलायंस के अलावा और क्या क्या है एक बार वो देख लेते हैं। रिलायंस, ये देखिए वीरू, ऐसी स्क्रीन देखिए लास्ट टाइम कभी जिसमें एक स्टॉक 71 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा हो और उसके बाद अगला सीधा 4 पॉइंट पे हो। हाँ, हुआ तो कई बार अनुज, लेकिन इस बार बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है। मैं दोपहर में दिख रहा था जब ये रिलायंस का उस टाइम करीब 61-70 का पॉइंट का कंट्रीब्यूशन था 88 में से। गजब है। पर मेरे ख्याल से अनुज, अगर रिलायंस हमको एटलीस्ट ले जाके खड़ा भी कर दे 20 डेमा के ऊपर ना, अपनी ड्यूटी निभा देगा। क्यों, क्या लगता है ना? एटलीस्ट वहाँ ले जाके खड़ा करके। बिल्कुल, ये वही है कि थोड़ा सा मार्केट का जो ट्रेंड है वो उसमें रिलायंस काफ़ी हेल्प कर सकता है। और जैसा आपने बोला, और कुछ ना सही तो कम से कम 20 डेमा तक तो लेके आए मार्केट को, उसमें कुछ तो लीड करे, ये बिल्कुल चांस है रिलायंस की वजह से। खैर, इसमें बहुत ज़्यादा हम बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो चैनल है इसका ओनर है रिलायंस, लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है। इशू ये है कि जब रिलायंस चलता है ना, तो वो बाकी कई चीज़ों को छुपा देता है।
जैसे मार्केट में और कितनी, आप बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी दोनों सुबह से रेड में है, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी चल रहा है। क्यों? क्योंकि रिलायंस का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक मार्केट के लिए एक बड़ा फैक्टर हो जाता है कि दो बड़े सेक्टर नहीं चल रहे, उसके बावजूद चल रहा है। आईटी भी दिखा दीजिए एक बार, और उसके बावजूद मार्केट चल रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, टू व्हीलर स्पेस की, जहां अच्छी रौनक है, लेकिन वाहन के आंकड़ों के मुताबिक बजाज ऑटो और हीरो मोटो अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सुदर्शन के पास चलते हैं जानने के लिए। सुदर्शन, बताइए क्या है रिपोर्ट? गुड आफ्टरनून मनोज। सो अगर जो लास्ट 2 दिन अगर जो आप छोड़ दें तो मार्केट अंडर प्रेशर में था, और एक इंडेक्स जो कि अगर जो आप टॉप लूजिंग इंडिसेस देखेंगे फ्रॉम रिकॉर्ड हाई, तो उसमें निफ्टी ऑटो का नाम है। तो सितंबर 2024 में इसने रिकॉर्ड हाई हिट किया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 25% गिरा है। और 2 स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा गिरा है तो वो है टू व्हीलर में, वो है हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो। दोनों में 40% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। और इसके कंपैरिजन में अगर जो आप आयशर को देखेंगे तो वहाँ पे 11% गिरावट देखने को मिला है, और टीवीएस में 21% गिरावट देखने को मिला है। तो वही मैं फाइंड आउट करने का सोचा कि बजाज और हीरो ने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म क्यों किया है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटेल मार्केट शेयर ट्रेंड पे। अगर जो आप देखेंगे FY24 के बिगनिंग में बजाज ऑटो का मार्केट शेयर समवेयर अराउंड 13.7% था, और अभी भी देखेंगे तो उनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर जो इसी के कंपेरिजन आप हीरो मोटो का मार्केट शेयर देखेंगे तो एक साल में अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 में इसका मार्केट शेयर लूज इन्होंने कंपनी ने किया है ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट्स। बट इनके कंपैरिजन में टीवीएस ने मार्केट शेयर गेन किया 200 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा, और आयशर में भी 70 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का मार्केट शेयर गेन हुआ। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट मेट्रिक क्या है, वो है डोमेस्टिक होलसेल्स। अगर जो आप फर्स्ट हाफ की बात करें तो बजाज ऑटो, हीरो, टीवीएस तीनों में 10 से 15% का ग्रोथ देखने को मिला था, जहां पे आयशर ने 1% डिक्लाइन देखा था। अब बात करें लेकिन H2 में क्या हुआ कि बजाज और हीरो के सेल्स में गिरावट देखने को मिला। उसके कारण अगर जो आप 11 महीने का नंबर देखते हैं तो बजाज और हीरो का ग्रोथ अब सिर्फ 3% रहा है, आयशर का ग्रोथ 6% रहा है, और टीवीएस का ग्रोथ जो है 11% है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है बजाज ऑटो और टीवीएस के लिए, वो है एक्सपोर्ट। अब देखिए डोमेस्टिक सेल्स अंडर प्रेशर में था, इसके कारण क्या हो कि एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन सेल्स में बढ़ा है, और वो दोनों के लिए हुआ है। अगर बजाज की बात करें 30% से बढ़कर 48% हो गया है, और टीवीएस की बात करें तो वहाँ 22% से बढ़कर 34% हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखो कि बजाज ऑटो ने टीवीएस को अंडर परफॉर्म किया है। अगर जो फर्स्ट हाफ की बात करें तो बजाज ऑटो का ग्रोथ ऑलमोस्ट 7% था, और अभी जो 11 महीने में उसका ग्रोथ है वो 16% है, और इसके कंपैरिजन में टीवीएस का ग्रोथ ऑलमोस्ट 23% है। अब आते हैं वैल्यूएशन में। सो सितंबर 2024 में सारे स्टॉक्स रिकॉर्ड हाइस पे थे, इसके कारण वैल्यूएशन भी सर्च किया था। हीरो का वैल्यूएशन था 37 टाइम्स, बजाज का भी ऑलमोस्ट सेम था, आयशर का 37 था, टीवीएस का 47 था। अब करेक्शन के बाद सारे का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट एवरेज 5 ईयर एवरेज के नज़दीक में है। लाइक बजाज का ऑलमोस्ट 14 टाइम्स है, और कंपेयर करेंगे तो 17 टाइम्स 5 ईयर एवरेज था हीरो का, और बजाज का सिमिलर टू 21 टाइम्स, आयशर का 29 टाइम्स, और टीवीएस का 34 टाइम्स। अब आता कि यहाँ से क्या, तो ये देखने को होगा कि मार्च किस तरीके से पैन आउट करेगा। और बजाज ऑटो ने इंटरव्यू दिया था लास्ट वीक, उसमें उन्होंने बोला था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिकवरी, वो या तो इस महीने के अंत तक आ सकती है, नहीं तो फिर अगले महीने आएगी। एनालिसिस के लिए तो आपने देखा एग्जैक्टली नंबर्स इस पूरे खेल के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, बदलते हैं, और अगर ये हम भारतीय क्रिकेट टीम की टी शर्ट में मैं श्रेया अनुज बैठे हैं तो आखिरकार क्यों बैठे हैं? दरअसल जब से हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा के सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की की है चैंपियंस ट्रॉफी की, अनुज पूरा देश बस संडे को होने वाले उस मैच के बारे में बात कर रहा है। 100%। 50 करोड़ हिंदुस्तानी, है ना? अच्छा, इस बार जितने कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब इस बार जो हमारा स्पिन का खेमा था उसने बहुत अच्छा किया अनुज। स्पिन था, कोहली की बैटिंग थी, ओपनिंग शॉट्स फ्रॉम रोहित और आई थिंक शुभम, और मिडिल ऑर्डर ने काफ़ी अच्छा किया। तो एक बार तो हम न्यूजीलैंड से भेड़ ही चुके हैं अनुज, बट फाइनल डिफरेंट होता है ना?
वीरू फाइनल डिफरेंट होता है और न्यूजीलैंड की टीम जो है ना वो जैसे कहते हैं ना एक पंचिंग अबव योर वेट। न्यूजीलैंड जैसी टीम का कोई हक नहीं बनता मतलब मैं दूसरे सेंस में कह रहा हूँ कि इतने सारे इवेंट्स में इतना आउट परफॉर्म करके फाइनल तक पहुंच जाती है। मतलब उस देश में मतलब हमारे यहाँ हर शहर में इतने क्रिकेटर होंगे जितने पूरे न्यूजीलैंड के देश में होंगे। ये बात तो आप मानते हैं, है ना? ये बात तो है। उसके बावजूद न्यूजीलैंड हर बार आउट परफॉर्म करती है, तो वो एक काफ़ी गट्सी टीम है और ऑब्वियसली उनके पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर है उनके पास। तो ये सब कुछ क्लियरली उनके पास भी है। लेकिन हमारी टीम ना अब क्लिक कर रही है। अच्छा, हमारी टीम को एक एडवांटेज भी मिला है, हमारी टीम होम कंडीशंस में खेल रही है। आप दुबई जाएंगे ना, दुबई या अबू धाबी जाएंगे आप, भले ही वो यूएई में है लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में आ गए और एक डेवलप्ड वर्जन ऑफ इंडिया में आप हैं। चाहे आप वहाँ पे ट्रैफिक देखें, चाहे आप वहाँ पे कुछ भी देखें। और वहाँ पे अब ये हालत है वीरू कि वहाँ पे अब अरबी लोगों ने भी हिंदी सीख ली है, क्योंकि वहाँ हिंदी के बिना काम नहीं चलता आजकल। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आप चले जाएंगे ना, वहाँ बिना हिंदी के वहाँ काम नहीं चलता। तो वो हमारा होम ग्राउंड बन चुका है। और दुबई के वाले मैच में देख लेना आप, 90 भी मैं कम बोल रहा हूँ, 95% इंडियंस ही होंगे वहाँ पर, ठीक है। और इतने लोगों को तो मैं जानता हूँ जो फ्लाइट बुक करा चुके हैं यहाँ से संडे की। और अगर वो तो खैर मेरा एक और इवेंट आ गया था तो पहले से प्री प्लान इवेंट था, वरना शायद मैं भी पहुंच जाता एक बार के लिए। अच्छा, मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मैं वर्ल्ड कप के फाइनल में गया था और हम हार गए थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो उसके बाद मैंने कहा कि यार इतना मेहनत करके जाओ भी और फिर फाइनल हार जाओ तो इससे फिर दुख होगा। तो इसके लिए मैं गया ही नहीं इस बार। मैं कहा कि मैं सर आप घर से मैच तो देखेंगे, ऑब्वियसली मैच क्यों नहीं देखेंगे, मैच देखेंगे, घर से नहीं देखेंगे, लेकिन एक बड़ी स्क्रीन पर एक प्लान बना हुआ है, एक अच्छे से एक क्लब में जाके मैच देखेंगे। लेकिन देखेंगे जरूर मैच। आप कैसे देखेंगे वीरू सर? मैं तो घर पे देखूंगा। लेट्स सी कोई प्रोग्राम बनता ही बनता है। लेकिन बताओ, जहाँ तक टिकट्स की बात है अनुज, इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए मेरा एक दोस्त दुबई में ही है, वो लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे पहले सिस्टम पे बैठा हुआ था और चुटकियों में वो टिकट सोल्ड आउट हो गई। मतलब मिले ही नहीं किसी को टिकट, और इवन उसके बाद भी ग्राउंड खाली था। मतलब उन्होंने बताया कि यार टिकट के मामले में बड़ा खराब हुआ, लेकिन आप सही कह रहे हैं, घर में देखिए मैच, घर में सबसे अच्छा है, घर में या फिर दोस्तों के साथ कहीं पर। बाकी और चीजें भी होंगी, है ना? आप कहाँ देख रहे हैं? मैंने बॉम्बे में मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैंने अपने दोस्तों से, इनफैक्ट कॉलीग से भी पूछा कि बेस्ट कहाँ होता है जहाँ पे स्क्रीन हो, वाइब अच्छा हो, एम्बियंस हो। मैं और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं। बिल्कुल। और चलिए तो हाँ सॉरी, फिर आगे बढ़िए। हाँ, इस बार बैटिंग ऑर्डर में क्लिक कौन करेगा, कौन क्लिक करेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर भारत को ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो रोहित या कोहली, दो में से एक का चलना ज़रूरी है। और स्पेशली अगर हम चेस कर रहे हैं तब तो खैर कोहली की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो रोहित की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। इवन वर्ल्ड कप फाइनल में भी अगर रोहित और 2 ओवर खेल जाते, और वो भी उस समय वो ट्रेविस हेड ने इतना शानदार कैच ले लिया, मैं था ग्राउंड पर वहाँ पर, मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि वो कैच ले लिया गया। अगर उस मैच में भी रोहित और 2-3 ओवर खेल जाते तो वो मैच भी हमारा था। एंड आई थिंक शमी पर काफ़ी दारोमदार रहेगा, क्योंकि शमी को हर्ट हुआ होगा। वो जो वर्ल्ड कप जिसमें उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी वो हम नहीं जीत पाए थे, और आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में वो थे नहीं, तो इसके लिए वो चाहेंगे कि ये एक बड़ी ट्रॉफी उनके नाम हो। तो शमी से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन होगी। खैर हमारा स्पिन डिपार्टमेंट तो है ही बहुत अच्छा, तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन। ये टीम जेल कर रही है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये टीम जेल कर रही है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये कप हम जीत के आएंगे इस बार, ये वाला कप हम जीत के आएंगे। ये लिखा है इस बार, डेस्टिनी में लिखा है रोहित शर्मा के लिए। और आई थिंक ये परफेक्ट मौका भी होगा रोहित और विराट के लिए कि अगर वो मतलब वनडे क्रिकेट में एकदम सब कुछ जीत चुके होंगे उसके बाद, तो उसके बाद शायद आगे अपने प्लान भी बनाए। लेकिन ये मैं तो इनको बेट कर रहा हूँ। आप किस पर बेट कर रहे हैं? शुभमन पर? नहीं, मेरे को लगता है देखिए 2 प्लेयर होंगे देखने लायक। मैं इस बार KL राहुल, उनके शांत चित्त व्यवहार, मतलब देख कोहली तो खेलना ही खेलना है, लेकिन KL राहुल में एक अहम भूमिका होगी। शांत चित्त व्यवहार और उनके शॉट सिलेक्शन इस बार बड़े अच्छे रहे। और दूसरा चक्रवर्ती, क्योंकि बॉलिंग गजब थी अनुज। वो जो न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था ना, मैं वाकई कायल हो गया उनकी बॉलिंग का। इस बीच हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया के स्पोर्ट्स रिपोर्टर इस वक्त अमृत आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या लग रहा है, अब दुबई में हम कई मैच खेल चुके हैं, ये फाइनल भी अब न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन
इस बार टक्कर फाइनल्स में है। अब ये कोई लीग मैच नहीं है, अब ये कोई सेमीफाइनल नहीं है। जिस प्रकार की स्पेशली न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दर्ज करी जीत, क्या लग रहा है कैसा होगा ये मैच, और स्पेशली टॉस कितना महत्वपूर्ण होगा इस मैच में? देखिए वीरू, अभी आपको और अनु जो श्रेया आपस में बात कर रहे थे कि मुकाबला कैसे देखेंगे, क्या प्लानिंग होगी, की प्लेयर कौन से होंगे, तो टॉस को लेकर तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाई इस मामले में हमारे कप्तान की किस्मत बहुत खराब है। अब उनके लिए मतलब जीत के साथ साथ उनके टॉस के लिए भी हवन पूजा करानी पड़ेगी कि भाई रोहित शर्मा साहब टॉस जाओ, टॉस जीत कर आओ। 14वीं बार वो बंदा टॉस हार गया भाई। तो इस पे तो मैं क्या बोलूं आपसे, इस सवाल का जवाब तो भगवान ही दे सकते हैं कि टॉस जीते तो क्या करें। अच्छी बात यह है कि हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटी आई, हम टॉस जीत के चेस भी किए और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर हमें पहले बल्लेबाजी का भी मौका दिया जहां हम 249 रन बना पाए थे। तो दोनों जगह हम देख चुके हैं। और जैसा अनुज कह भी रहे थे ना कि दुबई का जो माहौल है, देखिए जब पहला मुकाबला हुआ तो मैं कह सकता था कि देखिए जिस पिच पे हम मैच खेल रहे हैं वो एक डेड पिच है। डेड पिच कहने का मतलब यह है कि इस पिच पर कई सारे आईपीएल टूर्नामेंट्स, आईपीएल कहने का मतलब यह है कि टी20 लीग के टूर्नामेंट्स खेले जा चुके हैं। ये पिच ओवर यूज हो चुकी है, यानी इस पिच में कोई जान नहीं है। इस पिच में आपको अनइवन बाउंस नजर आएगा, इस पिच में आपको अनइवन टर्न नजर आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको याद होगा जब आउट हुए थे हमारे गिल साहब, जो बोल्ड हुए थे अगेंस्ट पाकिस्तान, तो सबको चौंक गए थे, वो गेंद इतनी टर्न कर गई थी। तो कह रहे कि इस पिच को अनइवन, अब स्टिल अभी भी कल जब मेरी बात हुई टीम मैनेजमेंट में कुछ लोगों से, तो स्टिल कप्तान का प्लान वही है, बिंदास खेलना है, लोड नहीं लेना है। और डेडली कॉम्बिनेशन है अनुज और वीरू, अगर आप देखो आप तो कप्तान भी हमारा मुंबई का है और दिल्ली का कॉकटेल मिल गया उनको गौतम गंभीर। दोनों लोड लेना नहीं जानते हैं, लोड देना जानते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि तैयारी हमें जीत की करनी चाहिए। थिंक पॉजिटिव, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छा होगा। बिल्कुल। अमृत, मैं एक चीज़ कहूँ, ये जो आपने कॉकटेल कही, बिल्कुल मैं और वीरू सहमत है इससे, क्योंकि मैं मुंबई से, वीरू दिल्ली से, हम भी जब मिलते हैं तो हमारा भी यही कॉकटेल होता है। मतलब कॉकटेल को किसी दूसरे शब्दों में वैसे पीते हैं नारियल पानी है। हाँ पीते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, हमारा नारियल पानी या फिर वो दूसरा जो होता है उसी का कॉकटेल की बात हो रही है। अच्छा अमृत, एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, आपने बात की टॉस की। पिछली बार रोहित शर्मा ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि मैं काफ़ी डिप्लोमेटिक हो गए हैं वो, ऑब्वियसली टॉस तो हर कोई जीतना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं कंफ्यूज था, तो अच्छा हुआ कि मैं टॉस हार गया, तो फिर एटलीस्ट कल को कुछ भी हो जाएगा तो मेरे हाथ में नहीं है डिसीजन, तो फिर ठीक है। तो कई बार टॉस हारना अच्छा होता है। 96 के वर्ल्ड कप में बहुत लोग सोच रहे थे कि काश सेमीफाइनल में हम टॉस हार गए होते। तो ऐसे तो मतलब कई मौके आते हैं जिसमें लगता है कि काश हमने टॉस ना जीता होता। लेकिन खैर एनीवे, किन की प्लेयर्स पर नजर रहेगी अमृत आपकी? सबसे आपके हिसाब से जो आपने देखा है सबसे ज्यादा फॉर्म में कौन है? अनुज, आप जो दोनों भी बात जो कर रहे थे कि लोकेश राहुल हो गए, विराट कोहली हो गए, लेकिन एक नाम ऐसा है ना जो सबको सरप्राइज कर चुका है, वो है श्रेयस अय्यर। ये खिलाड़ी के दम पर, जैसा हम कहते हैं ना कि 2011 वर्ल्ड कप, 2007 वर्ल्ड कप, अगर युवराज सिंह टीम में ना होते तो क्या वो वर्ल्ड कप हम जीत पाते? तो श्रेयस अय्यर के लिए भी मैं यही शब्द यूज करना चाहूंगा कि इस खिलाड़ी ने शैडो में रहकर जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। एक पहेली थी कि नंबर 4 पर क्या होगा भाई, नंबर 4 पे कौन सा खिलाड़ी है, ये पजल, ये पहेली कैसे सुलझेगी। लेकिन बल्ले से जो कमाल किया श्रेयस अय्यर ने, वो वाकई काबिल तारीफ है। और उनकी जो इनिंग्स है ना, बहुत स्ट्रेंथ देती है आने वाले बल्लेबाजों को, खासतौर पर जब हार्दिक पांड्या आते हैं, अक्षर पटेल रहते हैं क्रीज पर। तो मैं कहूं कि एक तो ये ऐसा प्लेयर है कि जो आपको एक किक दे सकता है इस मुकाबले के लिए। लेकिन हाँ, जो बात है वो सिंपल यही है, अगर बड़े मुकाबले में जीतना है आपको तो बड़े प्लेयर पे नजर होगी, खासतौर पे कप्तान रोहित शर्मा। ये 20-22 रन की पारी नहीं चाहिए हमें, एक अच्छी काम कूल पारी चाहिए। एटलीस्ट आप 50-60 रन बनाओ, एक बूस्टअप दो, आप गिल कोई गलती ना करें, कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि इस तरह के मैच में आप अगर पेशेंस लूज करोगे ना तो बहुत कुछ लूज कर सकते हो आप। तो मेरा यही कहना है कि मेरे नजर से अगर आप देखो इस मुकाबले को तो रोहित शर्मा को मैं की प्लेयर मान के चलूंगा, क्योंकि अगर वो 20 रन बनाते हैं एक बहुत अच्छी एनर्जी टीम में जाती है। लेकिन अगर यही 20 रन 50 रन में तब्दील हो जाए तो इस पिच पर अगर हम पहले बल्लेबाजी करें तो हम 300 के आसपास रन बना सकते हैं और चेस भी कर सकते हैं, और हमने करके दिखाया भी है। बिल्कुल अमृत जी, एक सवाल मेरा, क्योंकि आप पूरे स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जब मैच था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा नंबर टारगेट दिया था न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को, तो क्या विनिंग प्रोबेबिलिटी अभी हम देख रहे हैं इंडिया की ज़्यादा है? क्या हम अंडरस्टिमेट कर रहे हैं न्यूजीलैंड को? क्या चैलेंजेस इंडिया के लिए फेस हो सकते हैं इस मैच में?
श्रेया ये बहुत सही आपने कहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को हमने जब हरा के भेजा था ना, वो टीम अलग थी, लेकिन अब वो टीम जो साउथ अफ्रीका को हरा चुकी है, केन विलियमसन का शतक आ चुका है, रचिन का शतक आ चुका है, एक अलग एनर्जी के साथ ये टीम आएगी। और दूसरी बात, ये टीम जान चुकी है कि दुबई की पिच का बिहेवियर क्या है, वो एक मुकाबला यहाँ हार चुके हैं, तो वो कोई टॉस जीत के गलती नहीं करने जाएंगे कि आइए भारतीय टीम आप पहले बल्लेबाजी कीजिए। अब यहाँ वो एक नई गेम प्लानिंग के साथ आएंगे, बल्लेबाजी उनकी फॉर्म में आ चुकी है, गेंदबाज उनके टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, तो बहुत इजी हमारे लिए भी नहीं है कि हम जाएं और मैच खेलेंगे और जीत के चले आएंगे। यहां आपको दमखम दिखाना होगा। वाकई श्रेया, आप एक बात मान कर चलिए, लोगों को जो क्रिकेट फैंस हैं उनको ये समझ में आएगा कि वाकई ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जहां कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बेहतरीन फील्डिंग, दोनों टीमों की बेहतरीन फील्डिंग है, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। इन तीनों क्षेत्र में जो सबसे टॉप पे रहेगा ना, वही अपनी तस्वीर और तकदीर बदल पाएगा 9 मार्च के दिन। अदरवाइज थोड़ा यहां पर मैं कहूंगा कि संयम बरतिए, कोशिश वही करना है जो हम करते आए हैं, जीत के लिए खेलना है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट, ज्यादा लोड नहीं लेना है। बिल्कुल अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके और आगे भी आपसे बात करेंगे बिग मैचेस पर। थैंक यू सो मच। और चलिए अब जरा मार्केट की तरफ एक बार वापस नज़र डाली जाए। मार्केट अभी भी डे हाई के काफ़ी करीब ही है। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आई है, ये एक अच्छी चीज़ है। 4 का चौका का समय हो गया है, अब उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड। सस्ता ऑप्शन के लिए सोनी जी हैं हमारे साथ, उसके बाद रचना जी के पास चलेंगे FNO सुपरस्टार के लिए, उसके बाद मानस है आज हमारे साथ चार्ट का चमत्कार लेकर, और नीरज दीवान जी हैं मिड कैप फंडा के लिए। तो सोनी जी शुरुआत करिए। सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ बर्जर पेंट्स 520 कॉल ऑप्शन पे। बर्जर पेंट्स यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन चेन में भी ब्रेकआउट आ गया है 505 के ऊपर। मुझे लगता है यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव रहेगा टुवर्ड्स 540 लेवल्स। सो 520 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 5 रुपए का, पहला टारगेट रहेगा 14 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 18 रुपए का। ओके, बर्जर पेंट्स 520 का कॉल ऑप्शन, ये है ऑप्शन ट्रेड। अगला ट्रेड पिक करते हैं रचना जी से, FNO सुपरस्टार। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? कि मेरी तरफ से दीपक नाइट्राइट की फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। 1995 पे है ये। अगर हम इसमें 1980 का ऐसे लगा सकते हैं, तो अपसाइड पे इसका पहला टारगेट होना चाहिए 2010 और उसके बाद 2020। ठीक है दीपक नाइट्राइट ये आता हुआ। अब चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जायसवाल जी की तरफ। मानस जी बताइए चार्ट का चमत्कार आपका। तो देखिए श्रेया जी, गोदरेज सीपी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2-3 रीजन है। पहला तो 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। दूसरा RSI में देखेंगे तो आपको वहां पर पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेंगे। तो आई थिंक स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देने के लिए। तो 1034 के स्टॉप लॉस से गोदरेज सीपी में खरीदारी करने की राय रहेगी, और आपको टारगेट 1080 के सेट करके चलने हैं। अगर चाहे तो ऑप्शन भी ले सकते हैं। 1050 का कॉल ऑप्शन जो 25 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस 18 रुपए के नीचे लगाना है और टारगेट 40 रुपए के सेट करके चलने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, 3 ट्रेड्स पिक किए गए यहाँ पे। सोनी पटनायक जी ने सस्ता ऑप्शन दिया और कॉल रखिएगा उनकी स्क्रीन पे, और ऑप्शन ट्रेड माफ कीजिएगा। बर्जर पेंट्स 520 की कॉल ऑप्शन, 1420 का लक्ष्य, 5 का स्टॉप लॉस। रचना जी ने आज का FNO सुपरस्टार पिक किया और ये ट्रेड रहा गोदरेज सीपी 1080 के लक्ष्य के लिए, और 30 रुपये का अपसाइड और लगभग 30 रुपये का डाउन साइड। और लास्ट कॉल थी दीपक नाइट्राइट, ये मानस जी ने पिक की और करीब 2010 के लक्ष्य के लिए। याद रखिएगा स्टॉप लॉस यहाँ पर करीब 1980 का। निफ्टी होल्डिंग हाई, और मतलब हाई ट्रेजेक्ट्रीज को होल्ड करता हुआ ट्रेजेक्ट्रीज, और 592 करीब 22,592। मैं 1-2 ट्रेड्स और मतलब यहाँ जोड़ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ उन पर। एक बार आप इंडियन होटल्स रखिएगा ज़रा प्लीज़। इट्स 749, इसको छोड़ता हूँ मैं, नहीं इसको स्किप करता हूँ। उतना स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें कोई मोमेंटम नहीं लोअर लेवल से। एक बार रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत देर से इसमें ऑप्शंस जो है अच्छा करते हुए। राजेश जी, कोटक महिंद्रा बैंक 1938 ये दिन के सर्वोच्च पे। हालांकि शायद बैंक निफ्टी क्योंकि बार बार फंस रहा है टेंडिमा पे, तो हम उतने उत्साहित नहीं है बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, बट कोटक का ये इंट्राडे बिहेवियर स्पेशली टुवर्ड्स क्लोज
और स्क्रीन पे इस वक्त पूरी की पूरी जो मोमेंटम है वो कोटक की है। कैसे लग रहा है आपको ये ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो चार्ट बेहतर है। अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 1925 1935 में ये कंसोलिडेट हुआ, करीबन 2-3 घंटे का कंसोलिडेशन था और उस कंसोलिडेशन को स्विंग ने अभी ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे जो टारगेट दिखता है स्विंग का वो रहेगा 1960 टू 1970। तो कोटक बाय साइड का ट्रेड होगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा 1930 का। कोटक में अच्छी बाइंग, और कोटक कल हमारी स्पॉटलाइट में था शायद, अगर मेरी मेमोरी सही है तो। चला नहीं वो स्टॉक कल, लेकिन आज चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलने से भरोसा तो होना चाहिए, बाकी तो एक दिन लेट सही। टीटागढ़ रेल 6% ऊपर, IRFC 4% ऊपर। राजेश जी का वो छोटा ट्रेड अपोलो टायर्स ग्रिप में अच्छा खासा डे हाई पर। SRF हमारा सुबह का स्पॉटलाइट, यहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं, ये स्टॉक करीब करीब 3% ऊपर। एक बार आप लेकर आइए आप जरा मन्नापुरम को, और मन्नापुरम का चार्ट देखते हैं अब एक बार जरा। बैन में है ये स्टॉक, तो इसके लिए इस पर कोई ट्रेड हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ एक चार्टिकल व्यू ले लेते हैं इस पर। गाबा सर, मन्नापुरम 208, 52 वीक हाई 230, लग रहा है वहाँ जाएगा। वो एक सुगबुगाहट सी है कि डील की अनाउंसमेंट कभी भी आ सकती है। चार्टिकल कैसा लग रहा है? बाय मोड पर तो है मन्नापुरम, बिल्कुल 208 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप अगर किसी को लेना है तो लगा दीजिए, करीब 202 का, 6 रुपए का स्टॉक होगा। मेरे ख्याल से 215 220 ये एक जोन है। मेरा लक्ष्य 220 का रहेगा, उससे वक्त लग सकता है, लेकिन यस मन्नापुरम बाय मोड पर है। ओके, मन्नापुरम 208.48 पे बाय मोड पे है। निफ्टी अब किसी भी वक्त इनफैक्ट यस 22,604 यानी डे हाई, और अगर आप कैलकुलेट करें आई मीन डिफरेंशियल बिटवीन निफ्टी एंड 20 डेमा, अब वो हार्डली 90 पॉइंट का परसिस्ट करता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी अभी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उस छोर तक जाने को तैयार नहीं है। रिलायंस की तेज़ी अब 3.5% ऊपर हो चुका है और 3.25% के मूव के साथ डे हाई पर अबाउ 50 डे एक्सपेंशन गया। लेकिन जब इस हफ्ते को ख़त्म करने के बाद सोमवार को हमारी मुलाकात फिर होगी, और पूरा हफ्ता नहीं, याद रखिएगा, सिर्फ 4 दिन ट्रेड करना है, एक दिन छुट्टी है होली की। उन 4 दिनों में कौन कौन से इवेंट जो हैं वो बाजार पे अपना प्रभाव डालेंगे, इवेंट्स टू वॉच फॉर नेक्स्ट वीक। मिताली हमारे साथ मौजूद है। मिताली बताइए कौन कौन से इवेंट बाजार की नज़र रहेगी? जी, जैसा कि आपने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट रहेगा कि अगला हफ्ते जो है 5 ट्रेडिंग सेशंस की जगह सिर्फ 4 ही ट्रेडिंग सेशंस होंगे, क्योंकि 14 मार्च फ्राइडे को होली की छुट्टी रहेगी। साथ ही सबसे बड़ा इवेंट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच है वो 9 मार्च को रहेगा। इकोनॉमिक इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हफ्ता प्रीडोमिनेंटली हमें इकोनॉमिक डेटा से रिलीज होता हुआ नजर आएगा। 8 मार्च यानी कि कल US एम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज होने वाला है। 9 मार्च को चाइना का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज होता हुआ नजर आएगा। 10 मार्च को 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, हिंदुस्तान जिंक और हुडको की। हिंदुस्तान जिंक जो है वो अपनी फंड रेजिंग करने के लिए एक बोर्ड मीटिंग रखने वाला है। साथ ही हुडको जो है वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए बोर्ड मीटिंग यहाँ पे 10 मार्च को करता हुआ नजर आएगा। 11 मार्च को जापान की GDP और केपेक्स का डेटा रिलीज होगा। साथ ही BEL का जो इंटरिम डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट भी 11 मार्च को ही है, और IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो स्प्लिट है उसका रिकॉर्ड डेट भी 11 मार्च को ही है। 12 मार्च थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इंडिया और US का यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा, CPI और इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होता नजर आएगा। साथ ही सियाम पैसेंजर व्हीकल्स का डेटा भी यहाँ पे जारी करेगा, और सबसे बड़ा RBI OMO 50,000 करोड़ का 12 मार्च को कंडक्ट करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। 13 मार्च को हुडको की इंटरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, और 14 मार्च को इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज होगा। साथ ही बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैंक लोन ग्रोथ और फॉरेक्स का जो रिजर्व्स का डेटा है वो भी 14 मार्च को रिलीज होगा, और यूके की GDP और प्रोडक्शन डेटा भी 14 मार्च को रिलीज होता नजर आएगा। ओके मिताली, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जो हम ट्रैक करेंगे अगले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया ये सब पॉइंट रखने के लिए। 12 मार्च सबसे इम्पॉर्टेंट डेट होगी इनमें से, क्योंकि जैसा मिताली कह रही थी कि CPI डेटा भारत का भी US का भी काफ़ी कुछ इसके ऊपर आजकल डिपेंड करता है, तो इस पर क्लियरली नज़र रहेगी। कुछ ही देर में हमारे खास मेहमान शो में राहुल अरोड़ा, वो भी शो में जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक आध स्टॉक पर और बात कर लेते हैं। एक बार SRF की बात करते हैं। रचना जी, SRF आज सुबह स्पॉटलाइट में हमने लिया था इसको, सुबह से स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, डे हाई पर है ये स्टॉक, ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब। क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? जी, यहाँ पे काफी दिनों से अच्छी मूवमेंट चल रही है, 3-4 दिन से, एंड मेरे हिसाब से ऊपर की साइड पे 3010 तक आराम से जा सकता है, एंड 3010 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म प्लेयर्स।
और ये पॉजिटिविटी तब तक बनी रहेगी जब तक ये काउंटर 2870 के ऊपर बना रहेगा। ओके एसआरएफ वाकई 39.35 पे स्ट्रॉन्ग क्लोज। यूपीएल भी कुछ देर पहले मैं देखा था, लेकिन जैसे कि मैं सुबह डिस्कस कर रहा था कि एक भले ही मेटल इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एक स्टॉक जो कि बिल्कुल करिश्माई दौर से गुजर रहा है वो है हिंडाल्को। माना सुबह मेरी बात हुई थी आपसे, और ये वो स्टॉक था जिसने मेटल्स में सबसे पहले स्विंग देना शुरू किया था। मेटल इंडेक्स का ब्रेकआउट इस हफ्ते आया था, लेकिन इसका ब्रेकआउट 4 मार्च या मेरे ख्याल से 3 मार्च को ही कन्फर्म हो गया था। ये 691 पे डिलीवर मतलब कैरी करने लायक है, या फिर फ्रेश एडिशन किसी स्ट्राइक में करना चाहिए जिस प्रकार की 700 की कॉल का बिहेवियर है वहाँ पे? बिल्कुल, देखिए मेरे दिमाग में भी 700 की कॉल का ही ऑप्शन था, क्योंकि जिस तरह के ट्रेंड बन रहे हैं स्टॉक में, मेरा समझना है कि 715 और 740 ये 2 टारगेट बहुत जल्द हिंडाल्को दिखा सकता है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे 700 वाला जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 14 रुपीज के प्राइस चल रहे हैं, यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए, 7 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए। आई थिंक इसमें 30 से 35 रुपए तक के टारगेट आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं हिंडाल्को के 700 वाले कॉल ऑप्शन में। ओके चलिए अब बात करते हैं मार्केट में इस करेक्शन में क्या साइन दिख रहे हैं ख़त्म होने के, और पिछले 3 दिनों के प्राइस एक्शन को क्या ये माना जाए कि एक बॉटम बनने के संकेत हैं? पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए क्या अच्छा समय आ चुका है, या अभी बाजार में दर्द बाकी है? इन सब पर बात करने के लिए बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बाग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO राहुल अरोड़ा। और राहुल जी और मैं सुबह साथ में ही थे मनी कंट्रोल की समिट में, और इस इंटरव्यू के बाद वापस जाएंगे वहाँ पर। राहुल गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है मार्केट देखकर? पिछले 3 दिन में जिस तरीके की रिकवरी आई है, कुछ साइन दिख रहे हैं कि कुछ तो बदला है यहाँ पर? फर्स्टली अनुज गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड ऑन अ लाइटर नोट, मुझे आपकी पहले शक्ल देखनी थी। आई हैड टू सी योर फेस टू मेक श्योर कि मैं राइट स्टूडियो में आ गया हूँ बिकॉज ऑफ द वे वी एड्रेस्ड। बट आई थिंक चेंज किया मैंने ना, वापस चेंज कर लूँगा। हाँ, मैं कहा ये अनुज ही है ना कि मैं गलत स्टूडियो में। बट आई थिंक अनुज ये करेक्शन, जैसे आई एम श्योर आपने काफ़ी चैनल पे चर्चा भी की होगी कि बहुत ओवर ड्यू करेक्शन था। बट हमारा मानना ये है कि जो 22,000 के आसपास की जो लेवल थी वो एक शॉर्ट टर्म बॉटम सा बन गया है मार्केट में। आई थिंक अगर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स देख लें आप मिड कैप्स में, दे हैव फॉलन एनीवेयर बिटवीन 30 to 70% डिपेंडिंग ऑन विच सेक्टर आप किसी भी स्टॉक को देख लें। आई थिंक वैल्यू हैज़ इमर्ज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि टेर अवे अर्निंग्स ग्रोथ आएगी निफ्टी की। आई थिंक अगर आप अगले 2 साल का भी कैगर देखें तो 13-14% की ही ग्रोथ हम पकड़ के चले हैं निफ्टी अर्निंग्स की। बट एक तरफ से जो 24 टाइम का 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल चला गया था, आई थिंक ये अब जो 18-19 पे आ गया है, it is looking like a much better place to be buying into stocks right now. So, क्या ये ख़त्म हो चुका है? I don't know, but I would certainly be comfortable deploying money. अच्छा, वैसे राहुल ने जो बात कही ना मेरे लिए कि मैं गलत स्टूडियो में तो नहीं आ गया हूँ, मैं एक राहुल के बारे में एक चीज़ लोगों को बताऊँ। राहुल जितना सीरियस ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं, राहुल से ज़्यादा अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर और कॉमिक टाइमिंग है नहीं। मैं राहुल की बात कई बार बोलता हूँ कि वैसे तो खैर राहुल ने हर प्रोफेशन में एक्सेल किया है। राहुल ऑब्वियसली नाउ बहुत सक्सेसफुल CEO हैं, और मैं तो इस राहुल को ये बात कई बार कहता हूँ कि थैंक गॉड आप हमारे प्रोफेशन में थे, पहले छोड़ के चले गए, वरना हम में से किसी को चांस ही नहीं मिलता, आप इतना वहाँ सक्सेसफुल होते। और अब तो मैं राहुल को ये बात बोलता हूँ कि आप स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करिए, बहुत अच्छी सक्सेस वहाँ भी आपको मिल जाएगी। खैर मार्केट में भी एक पिछले 6 महीने में कॉमेडी शो चला है राहुल वैसे, लेकिन अब आप बाइंग कहाँ कर रहे हैं इस समय इस मार्केट में? थैंक यू फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स अनुज। कभी कभी स्पीचलेस हो जाते हैं, बट आई थिंक यहाँ से ज़्यादा कॉमेडी तो अनुज व्हाइट हाउस में चल रही है। आई थिंक उनसे ज़्यादा बेटर स्टैंड अप तो हो नहीं सकता। बट आई थिंक अनुज ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी इज स्टिल अ प्लेस जहाँ पे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। आई थिंक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रिकल्स एक दूसरी जगह है जहाँ हमें लगता है कि काफ़ी हद तक, और तीसरा डिफेंस। आई थिंक जहाँ पे करेक्शन आए हैं ये 3 सेक्टर्स हैं जो आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वैल्यू प्रेजेंट करते हैं। अगर आप डिक्सन देख लीजिए, क्रॉम्पटन, ओरिएंट, काफ़ी हद तक आई थिंक 20 से 30-35% करेक्शन आए हैं।
आई थिंक डिफेंस में अगर आप देख लें तो देयर हैज़ बीन अ वेरी मटीरियल करेक्शन पोस्ट द बजट, क्योंकि एक कंसर्न था कि द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ नॉट अनाउंस्ड अ मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम. सो आई थिंक नेम्स लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स, आई थिंक यहाँ इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट्स पे आ गए हैं. मैसगांव एज वेल. ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रिकल्स मैंने अभी चर्चा की. दी ओनली पॉइंट अनुज जहाँ पे वैल्यू है पर मार्केट इज़ नॉट लाइकिंग इट इज़ बैंक्स. ये मुझे थोड़ा और आपने आई एम श्योर काफ़ी हद तक चर्चा की भी होगी कि दिस इट हैज़ बीन प्रेजेंटिंग वैल्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट कोई जाके खरीद नहीं रहा. और चौथा जो मैंने कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की बात की, हमने अभी हाल ही में यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरी से बात की. आई थिंक अनुज, आई थिंक मुझे आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगले 6 महीने में यूनाइटेड ब्रूरीज में आपको 30% तक का भी अगर रिटर्न मिल जाए. वाह, दिस कुड बी अ वेरी गुड शॉर्ट टर्म tactical trade. I think we've just met the management, we've come out being very positive. Alcohol as a space is doing very well. हमारी कॉन्फ्रेंस थी रिसेंटली, उसमें सूला भी थे, रैडिको भी थे. एवरीवन इज साउंडिंग. पीक समर भी आ रहा है. हाँ जी, पीक समर आया, IPL का भी सीजन है, तो आई थिंक इट शुड बी ऑल राइट. दूसरा अनुज, हम मेक माई ट्रिप पे बहुत एक्टिवली होटल रेट्स ट्रैक करते हैं, बिकॉज वी बीन ट्रैकिंग होटल्स फॉर अ वाइल. कहीं निशान नहीं लग रहा कि होटल रेट्स कम हो रहे हैं, ऑक्यूपेंसीज अभी भी हाई हैं, एविएशन रेट्स आर गुड. सो आई वुड लुक एट कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी. सो दीज आर 3 पॉकेट्स वेयर आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ की, आई थिंक यहाँ पे ये तीनों सेक्टर्स में 20% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अर्निंग्स ग्रोथ की, एंड आई वुड लुक एट बाइंग इनटू सम ऑफ दीज नेम्स. राहुल, गुड आफ्टरनून. मेरे ख्याल से सबसे अच्छे अपसाइड की तो बात आपने यूबीएल की 30% अपसाइड, यानी शाम का नहीं साल भर का बंदोबस्त है ना, साल 2 साल का. मैं आता हूँ कुछ अब ऐसे इवेंट्स पे जिन्होंने कुछ सेक्टर्स पे काफ़ी इम्पैक्ट डाला. सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इनफैक्ट आप कह रहे थे कि 18-19 के पी पे मल्टीपल पे ये बाज़ार डिप्लॉय करने के लिए अच्छा है. मैं ऑटो की बात करता हूँ राहुल. पहले जो आपके इन्वेंट्रीज थी काफ़ी हाई चली गई थी, आई मीन सेल्स काफ़ी नीचे आई, और सडनली बीते हफ्ते से 2 हफ्ते से ये एलन मस्क और ट्रंप के भारत में आने की सुबुगाहट के बीच में सारे ऑटो कोलैप्स हुए. ऑटो को इन 2 इवेंट्स के बाद अब जिस प्रकार से हैं, ये जिस प्राइस पे हैं, आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है ऑटो इस वक्त इस प्राइस पे, या फिर अवॉइड कर रहे हैं आप? देखिए वीरू, इफ आई जस्ट टेक ऑफ फ्रॉम व्हाट आई वाज टेलिंग अनुज, जो हम प्रीमियमाइजेशन की बात करते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं चले जाते हैं. इस महीने के आंकड़े देख लेते हैं जो आए हैं, सेल्स नंबर्स. बजाज, TVS, हीरो हैव ऑल स्ट्रगल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट. अगर आप तीनों के आंकड़े उठा के देख लें, 25 to 30% ग्रोथ आया है इन तीनों कंपनीज़ के एक्सपोर्ट्स में. अदरवाइज डोमेस्टिक इज़ डी ग्रोइंग. तो आई थिंक जो हम कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करते हैं, मच्योर कंपनीज़ की लाइक हिंदुस्तान लीवर एक्सेट्रा, देयर इज़ डेफिनेटली प्रेशर इन दी मास मार्केट पार्ट ऑफ द सॉर्ट ऑफ कंज्यूमर स्टेपल्स, जिसको हम थोड़ा ब्रॉडन कर दें. तो आइशर आई वुड डेफिनेटली लुक एट, क्योंकि हम आई थिंक 1-1.5 महीने बाद मॉनसून की चर्चा भी काफ़ी करने लगेंगे, स्काईमेट वगैरह के फोरकास्ट भी आने लगेंगे. आई थिंक जो इनिशियल साइंस ट्रैक्टर्स के हैं और जो ये मंथली सेल्स नंबर्स में भी देखने को मिले हैं, पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग इनटू ट्रैक्टर्स. आई थिंक 2-3 महीने की पहले की प्री बाइंग थोड़ी चालू हो गई है. आप M&M के भी देख लीजिए. आई थिंक ट्रैक्टर्स लुक्स लाइक अ गुड प्लेस. पैसेंजर व्हीकल्स इज नॉट डूइंग टू बैडली. महिंद्रा की भी 18-19% की ग्रोथ आई थी. आई थिंक वेयर द प्रेशर इज गोइंग टू कम इज इन मास 2-व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स वीरू. आई थिंक अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम 2-व्हीलर्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स आई एम कंफर्टेबल. महिंद्रा एंड महिंद्रा कैन बी बॉट बिकॉज ये एक कंग्लोमरेट है, ये बहुत सारे वर्टिकल्स को केटर करती है, बहुत ROC फोकस्ड कंपनी है, तो आई थिंक दैट कैन बी बॉट. मारुति कैन ऑल्सो बी बॉट एंड आइशर. अगर आप लार्ज कैप OEMs की बात करें, ये 3. And अगर आप if I may just throw in one name which is not very actively discussed normally is Sansera Engineering. We really like that name from the auto component space. I think 20% प्लस की ROC है वीरू. आई थिंक उसके वैल्यूएशंस भी 17-18 टाइम पे हैं, तो इट्स नॉट टू डिमांडिंग. और हमारा मानना है कि 18-19% की ग्रोथ आ जाएगी अगले 2 साल में. आई थिंक दिस इज अनदर कंपनी दैट वुड गिव यू अबाउट 25-30% काइंड ऑफ रिटर्न्स. तो ऑटो कॉम्प में अभी M&M, Maruti, Eicher and Sansera would be my sort of key ideas where I would look at. राहुल जी, वेरी गुड आफ्टरनून. पहली बार बात कर रही हूँ मैं आपसे. मैक्सिमम सेक्टर्स पे आप अपनी राय रख चुके हैं, लेकिन IT सेक्टर पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगी. हमने पिछले कुछ हफ्तों में इसमें पेंट देखा है. आज भी देखिए इस इंडेक्स ही लगभग 0.25% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है. आपने कहा मार्केट जिस लेवल पे अभी कारोबार कर रहा है, वैल्यूएशन के हिसाब से आपको सही लग रहा है, यू वुड डिप्लॉय योर मनी. तो क्या IT में आप बेट लगाएंगे, मिड कैप और लार्ज कैप दोनों ही
सेक्शन देखिए शेयर जी, इसमें ये है कि इफ़ यू लुक एट, जैसे हम कंज्यूमर स्टेपल्स की बात कर रहे थे, इफ़ यू लुक एट दी लार्ज कैप आईटी कंपनीज, इन्फी, टीसीएस, विप्रो, टेकएम एंड एचसीएल टेक, आई थिंक इनका जो ट्रेंड लाइन ग्रोथ है ये 5% के आसपास है। अच्छे साल में ये आपको शायद 7-8-9% दे दें और बुरे साल में शायद ये 1-2-3% दे दें। ट्रेंड लाइन ग्रोथ 5% की है। उसके चलते अगर आप वैल्यूएशंस अभी देख लें, ये सारे जो हैं 20 से 25 के मल्टीपल में चल रहे हैं, विच वी थिंक इज़ फेयर। आई थिंक द ग्रोथ वेयर इट कैन कम, वेदर इट इज़ थ्रू एआई, वेदर इट इज़ थ्रू डिस्क्रेशनरी। अभी आपने कोफोर्ज की भी एक डील देखी होगी $1.5 बिलियन की जो आई है। मुझे आज भी याद है जब परसिस्टेंट लॉकडाउन में गया था वो 400 में गया था और जब वो बाहर आया था 3600 था। दे टुक दैट कॉल टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस मिक्स, विच इज़ नॉट वेरी इजी फॉर लार्ज कैप कंपनीज टू डू। आप कंज्यूमर में भी देखेंगे, जो अभी मैं अनुज के साथ भी चर्चा कर रहा था, लॉट ऑफ दीज मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज कैन डू थिंग्स डिफरेंटली देन द लार्ज कैप कंपनी। सो आई वुड स्टिल डिप्लॉय मनी इनटू आईटी। अगर लार्जर नेम्स में देखे जाएं तो मुझे लगता है कि जो LTIM है, जो मैं अभी ट्रेंड लाइन ग्रोथ की बात कर रहा था, हमारे ब्रोकरेज में ये मानना है कि LTIM कैन ग्रो एट 10-12%, विच इज़ अबाउट 400-500 basis points हायर देन द ट्रेडिशनल कंपनीज। एंड समथिंग लाइक अ कोफोर्ज, एम्फेसिस एंड परसिस्टेंट, आई थिंक इनकी ग्रोथ जो है ये 14-15% तक हो सकती है। इनके पास कैश है तो दे आर ऑब्वियसली ईदर डूइंग डिविडेंड्स और बायबैक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। रुपी डेप्रिसिएशन में भी इनका फायदा होता है, रुपी इज ऑलमोस्ट एट 90 गिव और टेक। तो आई थिंक देयर आर सर्टेन फैक्टर्स अराउंड which are going to be पॉजिटिव फॉर आईटी। क्योंकि क्या है ना शेयर जी, अगर आप मार्केट का कॉन्स्ट्रक्ट देखें, 75% बैंक्स, रिलायंस, आईटी और एफएमसीजी है। तो आई थिंक इफ बैंक्स इज नॉट गोइंग टू लीड दिस रैली, इट विल हैव टू बी मोर, एंड कंज्यूमर स्टेपल्स आर नॉट डूइंग टू वेल। आई थिंक रिलायंस एंड आईटी विल हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले। सो टू दैट एक्सटेंट आई वुड बी मार्जिनली ओवरवेट ऑन आईटी। ठीक जी सर। ओके राहुल, जोमैटो आपका एक बहुत फेवरेट स्टॉक रहा है। अभी काफ़ी ब्रूटल करेक्शन हुई है जोमेटो में, स्विगी में बहुत उससे ज़्यादा करेक्शन हुई, क्योंकि ऑब्वियसली स्विगी ने तो काफ़ी ख़राब नंबर्स भी दिखा दिए और मैनेजमेंट, अब मार्केट को खैर स्विगी के तो मैनेजमेंट पे भी शायद कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, वो हिल गया बिल्कुल। लेकिन जोमेटो में क्या इन लेवल पर आप टॉप अप कर रहे हैं? Anuj, I think both have come down to interesting price points. I think Swiggy could be an interesting trade. क्योंकि जैसे आपको याद होगा जब जोमेटो 40-50 पे गया था, हम बात कर रहे थे, इट वाज अ नो ब्रेनर। आई थिंक स्विगी समवेयर अराउंड 300-350 इज काइंड ऑफ अ नो ब्रेनर टू मी। आई थिंक दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग वन। जोमेटो अगेन अनुज, आई थिंक इट्स गुड फॉर 300-325। आई थिंक अगर इसमें रैली दोबारा चालू हो गई, I think there is a case for it to go back to 300-325. I think Blinkit is doing very well. I think Anuj, one of the key things that changed for Zomato was, talking about cash flows and return to profitability. I think जब उनका झुकाव उसकी तरफ हो गया, आपने स्टॉक की रैली देख ली। स्विगी का आई थिंक जो इन द रन अप टू जो IPO, अगर आप देखें पिछले 3 क्वार्टर के नंबर्स, देर वॉज अ ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट। आई थिंक मार्केट को कॉन्फिडेंस इसलिए धक्का लगा है कि उनको कहीं नहीं लगे कि ये विंडो ड्रेसिंग थी। आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि अगर लिस्टिंग के बाद पहले क्वार्टर में आप 800 करोड़ का लॉस दिखा दें, इट इज़ नेवर अ गुड नंबर टू बी वर्किंग विद। बट आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग मच टू लूज इन स्विगी, बट इफ आई हैव टू बाय वन ऑफ द टू, आई वुड स्टिल बाय जोमेटो। आई थिंक जो मैं कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी QSRs वगैरह की बात कर रहा हूँ, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो आई थिंक देयर कुड बी अ फॉलो ऑन इम्पैक्ट ऑन जोमेटो। यू कुड प्ले इट फॉर अनदर 25-30% फ्रॉम हियर। जी राहुल जी, होटल स्पेस पे भी आप बुलिश नज़र आए मुझे आपकी बातचीत जब मैं सुन रही थी, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर अगर स्टॉक अगर मैं पूछूं आपसे तो कौन सा स्टॉक होगा होटल स्पेस से? जब हम लॉकडाउन में थे, मैं क्लाइंट्स को बोल रहा था जब इंडियन होटल 60 का हो गया था कि सेल योर हाउस एंड बाय इंडियन होटल्स। वो 60 का भी, आई डोंट नो व्हाट इज द प्राइस राइट नाउ, बट आई थिंक 800-850 हो गया था, थोड़ा करेक्ट हुआ होगा। सो इट्स 744 पे अभी। हाँ, बट इट्स स्टिल मोर देन अ 10 bagger फ्रॉम द कोविड लोज। यहाँ से आपको अपने रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस थोड़े मॉडरेट करने पड़ेंगे। दे विल स्टिल गिव यू द अर्निंग्स ग्रोथ, जैसे मैंने अनुज को अभी बताया, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट दे विल गिव यू 20% अर्निंग्स ग्रोथ, बट अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज आर कमिंग टू यू एट नॉर्थ ऑफ 30 times EV EBITDA. That's not a very comfortable place where you can make a lot of money. Yeah. लेकिन अगर आपको एक होटल नाम खरीदना हो तो आई वुड से यू कुड, एक या दो, आई वुड से यू कुड लुक एट शैले। थोड़ा वैल्यूएशन गैप अभी भी है इंडियन होटल्स के मुकाबले, आई थिंक ऑलमोस्ट 20% का तो वैल्यूएशन गैप होगा। एंड बिकॉज ITC होटल्स हैज लिस्टेड राइट नाउ, दैट लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग वन। हालांकि वी हैव नॉट फॉर्मली इनिशिएटेड ऑन ITC होटल्स, बट हमें लगता है कि दैट इज दे आर डूइंग द राइट थिंग्स। जो उन्होंने प्रेजेंटेशन अनाउंस की है, आई थिंक दैट कुड बी द इन माई माइंड समवेयर द फेयर वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक कुड बी अराउंड 230-240। तो while I love Indian hotels, I am also been a shareholder of Indian hotels. I think यहाँ
यहाँ से अगर आपको पैसे बनाने हैं ऑन अ रिलेटिव बेसिस, जैसे मैं अनुज को कह रहा था, ARRs कम नहीं हो रहे, ऑक्यूपेंसीज बहुत हाई हैं, जो उनके F&B मार्जिन्स हैं वो बहुत हाई हैं, दे आर 75% प्लस F&B एंड क्यूमिन फॉर इंडियन होटल्स इज डूइंग वेरी वेल, जो आपको गोल्डन ड्रैगन, मिंगयांग वगैरह से डिलीवर करते हैं आपके घर पे, तो दैट इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. अब यू नो एवरी होटल हैज स्टार्टेड सेलिंग देयर रूम प्रोडक्ट्स, देयर बेड शीट्स, देयर पिलोज, दीज आर वेरी हाई मार्जिन थिंग्स. आपको हर होटल में एक दुकान मिलेगी. सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट एड अप टू मार्जिन्स इवेंचुअली, बट आई वुड से स्टे इन्वेस्टेड इन द सेक्टर. बट अगर दो स्टॉक मुझे चुनने होते, आई वुड से एट दिस वैल्यूएशन शैले एंड ITC होटल्स. चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया. मैच कहाँ देखेंगे आप अनुज के साथ? मैं एक्चुअली प्रपोज करने वाला था, हमारी एक ग्रुप है स्पोर्ट्स एंड ब्लड की, तो आई वाज एक्चुअली गोइंग टू प्रपोज दैट आफ्टर यू नो द डे टू डे के साथ में देख लेते हैं, क्योंकि अनुज और मैंने एक ही फाइनल साथ में देखी है, और वो हम एक वर्ल्ड कप था और हम जीते थे, और वो उस वक्त अनुज बैचलर था, और यू नो उसके आई थिंक हम 3-4 मित्र थे, उन्होंने देखा था. आई थिंक धोनी कप्तान थे, बहुत मजा आया था. जोगिंदर तो जोगिया, हाँ, जो हम जोगिया के गाने पर डांस करते थे, यू नो ओवर डाला 2007 का T20 वर्ल्ड. हो सकता है कि अगर ये संडे साथ में देख लिया तो शायद इंडिया कप उठा ले दोबारा. हाँ, वो मैच भी अद्भुत था. हाँ, अद्भुत था वो मैच. ऐसा था कि मत पूछ. हाँ, अनुज, मतलब अभी एक बात बताऊं मैं आपको, जो राहुल ने जिस ग्रुप की बात की ना, वो उस समय से चला आ रहा है. उस समय वो ग्रुप ब्लैकबेरी पे हुआ करता था, उस समय व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था. उस समय वो ग्रुप हमारा ब्लैकबेरी पे हुआ करता था. मेरे ख्याल से एक वही ग्रुप है जिसमें मैं आज तक हूँ. और मैं और राहुल ने कितने फाइनल, आई थिंक जब भी नडाल और डोकोविच फाइनल में भिड़े हैं, आई थिंक ऑल मामला इवन स्टीवन ही रहा है. तो आधी बार मेरा दिल दुखा, आधी बार राहुल का दिल दुखा. तो कई हमने फाइनल एक साथ में देखे हैं. ये एक ऐसा फाइनल होगा जिसमें हम दोनों एक ही टीम में होंगे ऑब्वियसली. तो बिल्कुल. उस वर्ल्ड कप में ही भारत पाकिस्तान के मैच में मेरे ख्याल से सुपर ओवर हुआ था ना, याद है ना? नहीं, सुपर ओवर नहीं, बॉल आउट होता था उस समय. बॉल आउट, उसके बाद वो बंद हो गया था. और वो समय रॉबिन उत्तपा ने भी डाला था, रॉबिन उत्तपा ने डाला था, सहवाग ने डाला था, और हरभजन ने डाला था. हरभजन सिंह, उमर गुल और शाहिद अफरीदी, उन्होंने मिस किया था पाकिस्तान के लिए. मिस किया था. एनीवे, एंड एक हमको याद है वो जो फाइनल में मिस बा 4 रन्स है ना जी. जो बना था रिसेंटली यूट्यूब पे, क्योंकि हम फखरे आलम का शो काफ़ी फॉलो करते हैं. बिल्कुल. रिसेंटली एक्चुअली मिसबा हैज़ नॉट बीन एबल टू लिव डाउन दैट मेमोरी. वो आज भी बोलता है, मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसे चला गया. मैच राहुल में था. राहुल, ये पता है, ये ना भारत पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं ना, इसमें कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं. चेतन शर्मा से आप आज भी मिलेंगे ना, वो उस लास्ट वो जो चेतन शर्मा ने इतना किया देश के लिए, हैट्रिक ली, सब कुछ किया, लोग याद रखते हैं उसके लिए. वो कि लास्ट बॉल पे छक्का पड़ा और वो मैच हार गए. और मिसबा ने भी इतना किया, लेकिन वो दुख रहेगा कि वो लास्ट बॉल पे क्यों वो उस रिवर्स वो मतलब वो पुश स्वीप शॉट मारा और उस चक्कर में आउट हो गए. और वो भी श्रीशांत ने कैच पकड़ लिया. बहुत लोगों को डर लग रहा था वो छूट ना जाए कैच कहीं. चलिए खैर राहुल, मैच की प्लानिंग शो के बाद करेंगे, है ना. अभी थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलिए जैम, चलिए मैच की प्लानिंग बाद में करेंगे. इतनी बात होने के बावजूद अब एक काम करते चलते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर. इट्स 22542, करीब 70 अंक रिट्रेस हो गए हम डे हाई से, एंड क्रेडिट गोज टू निफ्टी बैंक. अनुज, क्या अप्रोच रहेगी, लेवल्स टू वॉच फॉर मंडे? बिल्कुल, देखिए मंडे के लिए मेरी अप्रोच ये रहेगी कि आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी करें. निफ्टी पर थोड़ा रिस्क है इसमें, चाहें तो उसको आप हेज कर लें. 22,500 की पुट लेकर उसको आप हेज कर सकते हैं. ये मेरा एक व्यू रहेगा. और अभी के लिए बैंक निफ्टी से दूर रहें. निफ्टी मुझे साइन दे रहा है 20 डेमा टेस्ट करने के, जो यहाँ से और करीब 125-150 पॉइंट दूर है. 22,650 से 22,700 का एक जोन होगा जहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक आपको मौका मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग का. अगर 22,700 पर नहीं रुके तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा. और 22,400 के नीचे अगर फिसल गए तो लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलिएगा, क्योंकि फिर वो आपको साइन देगा कि बड़ा ट्रेंड फिर नेगेटिव हो रहा है. इसके लिए आप चाहें तो उस पाया पुट हेज कर सकते हैं. ये मेरी अप्रोच होगी. चलिए अब कल की तैयारी करते हैं, मंडे की रादर. यतिन के पास चलते हैं, पहले डीलिंग रूम चेक के लिए. यतिन बताइए. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. दो स्टॉक जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले अपोलो टायर्स, जहां डीलर्स एक पोजीशनल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 425 से 435 तक के टारगेट्स यहां देखने को मिल सकते हैं. जनरली क्योंकि यूरोप रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो अपोलो टायर्स, क्योंकि इनका एक बड़ा हंगरी में ऑपरेशन है और काफ़ी रियायतें ऑटो सेक्टर को यूरोप में मिलने की उम्मीद है, तो इस चक्कर में काफ़ी सारे बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है डोमेस्टिक फंड्स के द्वारा. ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 4% यहाँ बढ़ा हुआ है, फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है. इसके अलावा NBCC ये भी एक स्टॉक है जहाँ काफ़ी सारे HNIs खरीदारी कर रहे हैं
ओपन इंटरेस्ट जो मार्च सीरीज का है वो लगभग 6% बढ़ा है, फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है और डीलर्स यहाँ 85 के टारगेट के साथ BTST की एडवाइस दे रहे हैं। ओके, तो ये है 2 ट्रेड्स जो डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा करेंगे। इतना शुक्रिया आपका। अब BTST ट्रेड्स पे आते हैं या फिर STBT ट्रेड्स पे? मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं मंडे के लिए? तो देखिए मंडे के लिए SRF पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक पिछले हाई को स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो SRF के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉस है वो 2909 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो आपके टारगेट करीब करीब 3000 के रहेंगे। ठीक है, सातवतेज जी आपने क्या पिक किया है कल के लिए? श्रेया जी देखिए, मैं पेंट स्टॉक में से एशियन पेंट लेके जाऊंगा। कल और परसों में मोमेंटम आया था, आज थोड़ा पॉज है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 2250 के ऊपर बाय साइड का ट्रेड अभी भी इंटैक्ट है, तो 2225 का स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग करे एशियन पेंट। मेरे मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 2340 से 2360। तो यहाँ से एक 100 पॉइंट का और एक स्विंग बाकी है, ऐसा लगता है चार्ट में। गाबा सर, आप क्या पिक कर रहे हैं? आई थिंक लॉन्ग, और वो रहेगा नेस्ले इंडिया। ट्रेड कर रहा है 2236 पर नेस्ले इंडिया। मेरे ख्याल से 2225 का एक स्टॉप लगा कर चले, पॉसिबल है कि 2280 देखने को मिल सकते हैं नेस्ले इंडिया। ओके, सोनी जी आप क्या पिक कर रही हैं? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मैं ICICI बैंक में कंटिन्यू करना चाहूंगी एज BTST। मुझे लगता है कि ये अच्छा ट्रेड मंडे के लिए रह सकता है। 1200 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, क्लोजिंग अच्छा आ रहा है यहाँ पे 1220 की तरफ फ्यूचर्स में। सो सेम स्टॉप लॉस 1200 के लिए और टारगेट रहेगा 1240 का। ठीक है, रचना जी आपने क्या पिक किया BTST STBT? मेरी तरफ से अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में शॉर्ट रहेगा, 6300 का एसएल आएगा एंड डाउनसाइड पे टारगेट होना चाहिए 6140। हॉस्पिटल कल के लिहाज से ये शॉर्ट करने की राय फिलहाल। अब बात करते हैं मार्केट का पंचनामा की। देखिए 335 पे CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, X, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और जो फिलहाल अभी सवाल आए हैं उसको कुछ एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए रेलवे स्टॉक्स में आज अनुसार तेज़ी देखने को मिली, आप भी डिस्कस कर रहे थे। टीटागढ़ रेल हो गया, IRFC हो गया, इसी पे एक सवाल है, टीटागढ़ क्या करना चाहिए, रोहित जी पूछ रहे हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि टीटागढ़ वगैरह पे बहुत ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करिए, ये कभी कभी चलते हैं। ये क्या है ना, जैसे कुछ बरसाती मेंढक होते हैं ना, ऐसे ही कुछ स्टॉक्स होते हैं, वो कभी चलते हैं कभी उसके बाद फुस हो जाते हैं। मेरे ख्याल से इस समय आप ना फोकस करिए ऐसे स्टॉक्स पर जहां आपको सस्टेनेबल गेंस दिखाई देंगे। तो गेंस बन रहे हैं तो बुक करके मेरे ख्याल से कहीं और ढूंढिए, ये मेरा व्यू होगा। ठीक है, अगर गेंस बन रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह कहीं और लगाएं। साथ ही दूसरा सवाल इन्फोसिस पे है, ये टॉप लूजर्स में आज शामिल, लगभग 2% की गिरावट के साथ। इन्फोसिस पे क्या राय रहेगी सर, जिस तरीके से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, हमें क्या करना चाहिए? टफ है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए अगर डॉलर इंडेक्स इसी तरीके से गिरता रहा और अगर US में थोड़ा सा वापस एक इन्फ्लेशन का जिन वापस आया और अगर फेड ने कहा कि नहीं अभी हम रेट कट नहीं कर सकते, तो IT पे प्रेशर आएगा। वैसे भी IT पिछले साल एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। मेरा ये मानना है कि इस साल उस ट्रेड का रिवर्सल है, IT शायद अंडर परफॉर्म करेगा। बैंक्स ने अब तक चलना शुरू नहीं किया, लेकिन बैंक शायद आउट परफॉर्म करेंगे, ये मेरा व्यू रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि शायद निकलने की कोशिश करें यहाँ से। अगर आप इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर 335 पर शेयर वापस जुड़ेंगे और बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। मार्केट थोड़ा सा लॉसेस के साथ बंद हो रहा है, 3 पॉइंट अपने हाई से गिर, मतलब 3 पॉइंट नीचे है, वो डे हाई पर सस्टेन नहीं कर पाया। एक आध स्टॉक्स देखते हैं जरा। इंडसइंड बैंक पर काफ़ी प्रेशर है। गाबा सर, इंडसइंड बैंक तो टूटे चले जा रहा है, आपको अब थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में है? या इनफैक्ट मेरे पोर्टफोलियो में भी है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे कंपनी पर भरोसा है। लेकिन यस, वीक है, बिल्कुल वीक है, और मैं मानूंगा कि इसमें और भी वीकनेस देख सकते हैं, क्योंकि जैसे लेवल्स आ रहे हैं, मुझे शक नहीं होगा, आई वुडंट बी सरप्राइज अगर मुझे 800 भी मिल जाए तो, लेकिन है वीक बिल्कुल। और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग पोजीशंस में, लेकिन है वीक। ओके, चलिए इस बीच थोड़ा सा आपको FNO सेटअप दिखाते हैं। निफ्टी फर्दर रिट्रेस हुआ है करीब 22,538 तक। मार्केट ब्रेथ टुवर्ड्स क्लोज उतनी अच्छी नहीं है ब्रेथ, और आप ये समझ सकते हैं जो बात कुछ देर पहले अनुज भी कह रहे थे कि मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर निफ्टी इज ओनली रिलायंस। अदर देन दैट
आईटी का बैकफुट पे होना और आप कह सकते हैं कि बाकी स्टॉक्स का बैकफुट पे होना बैंक निफ्टी का, वो ब्रेथ में क्लियरली विजिबल है। बाकी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और अपोलो टायर्स, एसआरएफ, अदानी टोटल गैस, कैंप्स, ये कुछ स्पिप्स जहाँ पे आज स्ट्रॉन्ग मूव था, लॉन्ग बिल्डअप नज़र आया। उसके बाद आईआरएफसी, रिलायंस, मन्नापुरम फाइनेंस, बजाज पेंट्स, नेस्ले इंडिया, इन सब में शॉर्ट कवरिंग थी। रिलायंस में इस तेज़ी के पीछे बड़ा कारण रहा है शॉर्ट कवरिंग। बाकी शॉर्ट बिल्डअप था कल्याण ज्वेलर्स में और जोमेटो, महानगर गैस, पेटीएम और मैक्रोटेक डेवलपर्स, एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस और डिलीवरी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब में आज पेन था, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। और लेके आइए वो बास्केट जहाँ पे आज थोड़ा सा अब डेरिवेटिव बैन में जाने का फियर है। वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं पॉसिबली, स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का लगभग 105% हिट कर चुका है ऑलरेडी, एंड बीएससी 93। मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स जब आप सोमवार को आएंगे लौट के, तो दोनों स्टॉक्स जो हैं वो आपको डेरिवेटिव बैन की लिस्ट में शुमार नजर आएगा। चलिए, इस बीच वीकेंड पे क्या क्या है इस बार आपके लिए देखने के लिए? मेरे ख्याल से ओटीटी पे हो या फिर सिनेमा घरों में, आप मिस करेंगे, क्योंकि अनुज इस बार मैच सब देखेंगे हैं? इस बार मैच सब देखेंगे, इस बार मैच सब देखेंगे। संडे को मैच ही देखेंगे हम, बाकी तो कुछ करने का प्लान है नहीं, है ना। और इसके लिए नादानी। अच्छा, बीएससी बैन में आ रहा है वीरू, मतलब एक्सचेंज बैन में आ रहा है। मेरे को तो हंसी आ रही है। नहीं, मैं भी चौंक गया था उस वक्त, मैं भी चौंक गया था। असल में इसमें शॉर्टिंग काफ़ी हुई ना अनुज, विदाउट टिकट शॉर्टिंग हुई है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, एक क्विकली बता दीजिए, नादानिया क्या है? नादानिया वीरू नेटफ्लिक्स पे है अनुज, ये नादानिया। तो मेरे ख्याल से मैं खुद ही कह रहा हूँ कि कोई देखेगा नहीं इस बार, तो ये मेरे ख्याल से ये नेपोटिज्म पार्ट 2 है क्या? ये नेपोटिज्म पार्ट 2 है क्या? खैर, वैसे बाद में पता चलेगा, हो सकता है अच्छी एक्टिंग हो सकता है अच्छी एक्टिंग हो, लेकिन खैर मैंने बट हफ्ता इन्होंने गलत चुना है, हफ्ता इन्होंने गलत चुना है। दोपहिया है, ये है अमेजॉन प्राइम वीडियो पे, और द वेकिंग ऑफ ए नेशन सोनी लिव पर है, और द मैनसन मर्डर्स नेटफ्लिक्स पर, और पिक्चर दिस अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, और मुकाम थिएटर में है ये। पर क्या करें इस बार जो है ना, हमने बता दिया, ये रीत है सब हर बार की, तो आपको बता दिया, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार जो मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल का, बिल्कुल सब पे भारी होगा। अनुज, टुवर्ड्स क्लोज। बिल्कुल, चलिए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं मार्केट में किस तरीके की आज क्लोज रही। निफ्टी करीब 12 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी करीब 182 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके अलावा आप देखिए निफ्टी आईटी, ये भी रेड में करीब 1% नीचे बंद हो रहा है। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स देखिए, मिड कैप इंडेक्स में भी गिरावट थी 0.34%, हालांकि स्मॉल कैप ग्रीन में बंद हुआ, ये अच्छी चीज़ है। उसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन अच्छा था, 1678 बढ़ने वाले शेयर, 1022 गिरने वाले शेयर। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार जरा किस तरीके का रहा मार्केट में। तो क्लियरली निफ्टी मेटल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी कैपिटल गुड्स इंडेक्स और निफ्टी ऑटो, यहाँ पर रैली रही। रियल एस्टेट पिछड़ा करीब 1.25% और आईटी करीब 1% नीचे बंद होता हुआ आपको दिखाई देगा। फटाफट निफ्टी का हीट मैप ले आते हैं जरा, यहाँ देखते हैं किस तरीके के मूव्स रहे। इसमें रिलायंस सबसे ऊपर 3% ऊपर, उसके बाद नेस्ले, बीएल, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ और टाटा स्टील रहे। नीचे की तरफ स्टॉक्स थे उनमें इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस, इन्फोसिस, बीपीसीएल, एचसीएल टेक, ट्रेंड में तो ज़बरदस्त गिरावट है, 5000 के नीचे फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये कुछ स्टॉक्स रहे जहां पर आज थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। समाप्त और बेहद शानदार रहा ये हफ्ता, और एक एवरेज वाकई जिसकी ऊपर हमें क्लोज होने की ज़रूरत थी वो था 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम उसके ऊपर ही क्लोज हो रहे हैं। मैं एक बार के लिए इस चार्ट को वीकली पे कन्वर्ट करूँ, यस, तो वो रीत जो कि 2020 जुलाई से चली आ रही है कि हमने इस वीकली एवरेज को डिफेंड किया है क्लोजिंग बेसिस पे, वो इस हफ्ते भी हो गया। दो चीज़ों की मनोकामना रखिए कि ये लेवल फिर टूटे अनुज, मतलब महत्वपूर्ण है अनुज, है ना? बिल्कुल। और देखिए ये जो नीचे न्यूज़ आ रही है इसको रेड में फ्लैश करिए, बड़ी न्यूज़ आ रही है ये। एनएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान का बड़ा बयान आया है। ये जो हमारा इवेंट चल रहा है मनी कंट्रोल का, जो जिसमें मैं भी शिरकत कर रहा हूँ, मैं सुबह भी गया था, दोबारा जाऊँगा, जिसमें हम सेबी के चीफ से भी मिले थे। वहाँ पर इन्होंने ये बात कही है, जो एमडी और सीईओ आशीष चौहान, कि सारे एक्सचेंज की एक्सपायरी का दिन एक हो
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर एक्सचेंज की एक जो एक्सपायरी है वो अलग अलग होगी। तो ये एक बहुत बड़ा बयान इस समय NSE के MD एंड CEO आशीष चौहान जी की तरफ से आ रहा है। वो बाइट सुनते हैं एक बार और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। New interesting stuff is coming up that many exchanges have expressed their desire to start newer daily expiries. So it is possible that 1 or 2 exchanges are doing. Now you'll have probably 5 exchanges. It's possible that 6 might come up and say that now you need to have a Saturday trading also, because they need to have a way, and then Sunday, and probably they might add for a, 8th exchange might ask for a 1 more addition to the week in terms of the number of days. So whatever was the SEBI's perspective of reducing daily expiry, I don't think is going to be met if we continue to have multiple multiple exchanges having expiries on different days. So for me, if you want to really remove that, you need to have one single day, whichever way, and then, but if your purpose is to have multiple, then probably you will have 15-20 days also being asked in a week. ओके वीरू, एक चीज मैं आपसे कहूं, वैसे सच में दो हाथ जोड़कर NSE के MD एंड CEO और BSE के MD एंड CEO से अपील है, एक बार साथ में बैठ जाएं एक टेबल पर, चाहे तो सेबी से भी किसी को बिठा लें, आनंद जी को भी बिठा लें, ठीक है ना, और एक बार डिसाइड कर लें। हाँ, वरना हम आ जाएंगे। और ये जो बात करें ना कि वरना संडे को भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर आप देखिए ये क्या होता ना, ये आप एक मंडे को लेके आएंगे, फिर आप क्या करेंगे? बेचारा BSE संडे तो ला नहीं सकता, वो कहेगा फिर सैटरडे को मार्केट खोलो, मैं सैटरडे को लेके आऊँगा, फिर वो सैटरडे के बजाय फिर फ्राइडे को ले आएंगे, फिर कोई थर्सडे को ले आएगा। कहाँ तक चलेगा ये सर्कल? कहीं ना कहीं तो उसको फिनिश होने की ज़रूरत है ना? तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि प्लीज़, और दोनों CEO जो हैं काफ़ी अच्छे CEOs हैं, ब्रिलियंट CEOs हैं। आशीष चौहान इज़ अ ब्रिलियंट गाय, और जो अपने सुंदर साहब हैं वो भी एकदम एब्सोल्युटली जीनियस। मेरे ख्याल से हमारे पास 2 जीनियस CEOs हैं दोनों एक्सचेंज के। मतलब आप कभी उनसे मिले, उनके साथ टाइम स्पेंड करें ना, मुझे तो खैर बहुत मौका मिलता है। मतलब एक अलग लेवल की ब्रिलियंस है दोनों के पास। तो थोड़ा सा साथ में बैठ जाएं एक बार और डिसाइड कर लें कि क्या करना है एक्सपायरीज को, तो वो मेरे ख्याल से सबके लिए बेस्ट रहेगा। जी हाँ, और शनिवार इतवार हमारे लिए छोड़ दीजिए। बिल्कुल, शनिवार इतवार हमारे लिए छोड़ दीजिए प्लीज़। उसको मत छेड़िए प्लीज़। हाँ, उसको मत छेड़िए। हाँ, चलिए एक काम करते हैं इसी कामनाओं के साथ कि शनिवार इतवार को नहीं छेड़ेगा, और जब हम दोबारा मुलाकात करेंगे अनुज, मैं, श्रेया, आशीष और सुबह सुबह सोमवार की, तो चैंपियंस ट्रॉफी का कप भारत के हाथ में होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ नजर नहीं लगाते हैं वीरू, ठीक है, वो मिस कर दिया मैंने, हाँ, मनोकामना है। और सुबह होगी मुलाकात सोमवार की, और कुछ देर के बाद, एक छोटे से विलंब के बाद, CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मार्केट का पंचनामा देख सकते हैं अनुज और श्रेया के साथ। तब तक के लिए